हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन इन द वीडियो सीरीज ऑफ क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसमें हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट। और कुछ बुक्स में इसको इंटरनेट बेसिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो मैं आज ट्राई करूंगा कि इस पूरे वीडियो में मैक्सिमम पार्ट ऑफ दिस चैप्टर मैं कवर कर लूं। ठीक है, क्योंकि अपने आप में चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, और अगर आपको उसके नोट्स चाहिए तो आप ये मेरी ऐप यहाँ पे मेंशन्ड है, यहाँ पे जा करके इसके सारे नोट्स आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नेम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट और इंटरनेट बेसिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये कुछ टॉपिक्स हैं लाइक व्हाट इज इंटरनेट, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ इंटरनेट, who manages the internet, use of internet, advantages, disadvantages, accessing the internet, type of connections and understanding the terminologies related to the internet and important protocols। ठीक है, नाउ अब आगे बढ़ते हैं, अपना मेन कंटेंट स्टार्ट करते हैं यहाँ से। व्हाट इज इंटरनेट, तो ये हम लोग बहुत पहले से ये डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं कि इंटरनेट क्या है। तो सिंपल है यहाँ पे, द इंटरनेट इज अ ग्लोबल कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू अ नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग है, दुनिया भर में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सारे कंप्यूटर्स को जब आपस में जोड़ दिया। ठीक है, जितने भी कंप्यूटर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन सभी कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, एक नेटवर्क। और क्योंकि इस नेटवर्क में सारे के सारे कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड उसमें जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए इस नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेट। ठीक है, तो ये सिंपल सा डेफिनेशन है, ये आप लोग लिख सकते हैं अगर आपके टेस्ट में आता है तो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, की भाई इंटरनेट की स्टार्टिंग कैसी हुई। तो ये कहानी आपकी स्टार्ट होती है 1969 से, जहां पे एक डार्पा, यानी ये कुछ फुल फॉर्म है जो काफी इंपॉर्टेंट है, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ठीक है, डार्पा एक अमेरिका की एक रिसर्च एजेंसी थी डिफेंस के लिए। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले बनाया था आर्पानेट। ठीक है, यानी दो कंप्यूटर्स के बीच में कुछ डेटा ट्रांसफर किया। तो जो हमारा जो फर्स्ट नेटवर्क है, क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नेम द फर्स्ट नेटवर्क। ठीक है, तो वहां पे हमको यहाँ पे लिखना है आर्पानेट। ठीक है, और इस आर्पानेट का फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, तो इसको सबसे पहले बनाया किसने, डार्पा ने। फिर ARPANET क्या है, ARPANET was developed as a mean of communication for the use of United States military service। जो ARPANET का जो मेन सर्विस था वो फॉर यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री सर्विस के लिए था, जिसके लिए यहाँ पे ARPANET क्रिएट किया गया था ना। उसके बाद सीइंग द सक्सेस ऑफ ARPANET, द नेशनल साइंस फेडरेशन NSF क्रिएटेड अ न्यू हाई कैपेसिटी नेटवर्क यूज कॉल्ड NFS नेट। ठीक है, तो जब ARPANET की सक्सेस को देखा तो फिर एक दूसरी एजेंसी थी नेशनल साइंस फेडरेशन, उन्होंने भी अपना एक और नेटवर्क बनाया जो कि कहीं ना कहीं ARPANET से भी ज्यादा कैपेबल था। ठीक है, तो उसको नेम दिया गया NFS नेट। ठीक है, जो कि मोर कैपेबल था ARPANET से ना। उसके बाद अब कुछ ड्रॉबैक्स देख लेते हैं भाई, ये NFS नेट के कुछ ड्रॉबैक्स क्या थे। वन ड्रॉबैक ऑफ NFS नेट वॉज दैट इट अलाउज ओनली एकेडमिक रिसर्च ऑन इट्स नेटवर्क एंड प्राइवेट एंड पब्लिक बिजनेसेस कुड नॉट बी यूज इट। तो जो हम जैसे लोग नॉर्मल लोग थे वो उन नेटवर्क्स को यूज नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, ये इन नेटवर्क जो अभी तक जो दो नेटवर्क्स हमारे बने हैं, ARPANET बना है और NFS नेट बना है, वो कॉमन पब्लिक के लिए या प्राइवेट जो और बिजनेस हाउसेज होते हैं उनके लिए नहीं था। तो उन लोगों ने भी सोचा चलो हम लोग भी अपना एक नेटवर्क बनाएं। तो सो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस एंड पीपल स्टार्ट टू बिल्ड देयर ओन नेटवर्क। सब लोगों ने अपने अपने अलग अलग नेटवर्क्स बना लिए, यानी यहां तक जो भी नेटवर्क्स हैं सब अलग अलग है। ARPANET अलग है, NFS अलग है, और पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज ने, छोटी छोटी कंपनीज ने अपने अलग अलग अपने अपने काम के लिए अपने सारे यहाँ पे नेटवर्क्स बना लिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर दीज थिंग्स ऑल नेटवर्क्स वर इंटरकनेक्टेड विद ARPANET एंड NFS नेट। अब इसके बाद क्या हुआ, जितने भी छोटे छोटे नेटवर्क्स बने थे या ARPANET या NFS नेट, इन सबको आपस में कंबाइन कर दिया गया। ठीक है, तो जब सारे नेटवर्क्स एक दूसरे से कंबाइंड हो गए तो हमारे यहाँ पे फॉर्म हुआ इंटरनेट। तो आप इसको कह सकते हो ARPANET प्लस NFS नेट प्लस जो डिफरेंट प्राइवेट एंड पब्लिक नेटवर्क्स थे उन सबको जब जोड़ दिया गया तो हम लोग जो आज इंटरनेट देखते हैं वो यहाँ पे क्रिएट हो पाया। पहले क्या था कि जितने नेटवर्क्स थे वो सब अपने अलग अलग काम करते थे। इस
इस नेटवर्क का डेटा यहाँ नहीं जाता था, या इस नेटवर्क का डेटा यहाँ नहीं जाता था। अब किसी भी नेटवर्क से कहीं भी डेटा हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं यूजिंग इंटरनेट, ठीक है। फिर उसके बाद ARPANET वाज शट डाउन इन 1990 एंड NFS नेट डिसकंटिन्यू इन 1995। तो अब जब ये हमारा सारा काम इंटरनेट से होने लगा तो ARPANET और NFS नेट को फाइनली बाद में बंद कर दिया गया, ठीक है। तो अब जो हम लोग आज इंटरनेट देखते हैं वो 1995 के बाद से हमको स्टार्ट हुआ है, जो इंटरनेट हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो फुल फॉर्म ऑफ डार्पा एंड ARPANET एंड NFS नेट, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां देखते हैं अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटी सी इमेज भी है, इसके थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगा कि इंटरनेट वगैरह किस तरीके से कैसे डेटा हमारा ट्रांसफर होता है। चलिए, तो मेन 3 स्टेप्स हैं यहाँ पे। द सोर्स कंप्यूटर, सोर्स कंप्यूटर वो है जहां से डेटा जा रहा है, ठीक है, जहां से डेटा जा रहा है। जैसे मान लो आप अगर कोई डेटा सेंड कर रहे हो तो आपका कंप्यूटर सोर्स कंप्यूटर हो गया, ठीक है। तो द सोर्स कंप्यूटर प्रिपेयर द डेटा टू सेंड टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर, यानी जिस जगह डेटा भेजना है, ठीक है, बाई डिवाइडिंग द डेटा इनटू स्मॉल पोर्शंस नोन एज पैकेट्स, ठीक है। तो जब ये देखिए आप यहाँ पे इमेज देख रहे हैं, ये मेरा सोर्स कंप्यूटर है। अब इस सोर्स कंप्यूटर को कुछ डेटा अगर भेजना है इस कंप्यूटर में, दिस इज द डेस्टिनेशन कंप्यूटर एंड दिस इज द सोर्स कंप्यूटर, तो क्या करेगा, यहां पे लिखा हुआ है डिवाइडेड, जो डेटा है डिवाइड हो जाएगा स्मॉल स्मॉल पोर्शंस में, और उन स्मॉल पोर्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा पैकेट्स भी बोल सकते हैं, फ्रेगमेंट भी बोल सकते हैं, और स्मॉल पीसेज ऑफ डेटा इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन में मेंशन किया जा सकता है, ठीक है। तो ईच पैकेट्स इज गिवन अ सीरियल नंबर सच एज 1 2 3 एंड सो ऑन, जितने भी पैकेट्स आपके बनते हैं, ठीक है। तो लाइक यहाँ पे सोर्स कंप्यूटर से डेस्टिनेशन कंप्यूटर में अगर डेटा को सेंड किया जाना है तो दिस इज माय मेन पीस ऑफ डेटा, ये मेरा जो डेटा है एक्चुअल, इस डेटा को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। लाइक ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, और ये थर्ड पार्ट हो गया, ठीक है। अब 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसके बाद क्या होगा, ठीक है। यानी जो भी हमारा सोर्स कंप्यूटर है, जब भी कुछ डेटा भेजा जाता है तो डेटा को एक साथ नहीं भेजता है, उसको छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड करता है, ठीक है। उन छोटे छोटे पोर्शंस को क्या एक इंडेक्स नंबर उस पर लगा होता है, लाइक 1 2 3, मतलब जितने पोर्शंस हैं हर पोर्शन को एक इंडेक्स नंबर वहां पे मिल जाता है, इस अकॉर्डिंग वहां पे उनकी डिवाइडिंग हो गई, ठीक है। अब सेकंड क्या है, द पैकेट्स आर सेंड टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर टू द रैंडम ऑर्डर। अब ये जितने भी पैकेट्स हैं ये एक साथ नहीं जाते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले 1 जाएगा फिर 2 जाएगा फिर 3 जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये रैंडम ऑर्डर में जाएंगे। जो भी डेटा सबसे हल्का है, मतलब सबसे कम एमबी या सबसे कम मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, वो डेटा सबसे स्पीड में जाएगा, ठीक है। तो किसी भी रैंडम ऑर्डर में वो अपने डेस्टिनेशन कंप्यूटर में पहुंच गए। अब डेस्टिनेशन और कंप्यूटर में पहुंच करके लाइक ये जस्ट लाइक ऐसा है कि जैसे आप लोग अपने एग्जाम देने जा रहे हैं, वहां पे आपको एक रोल नंबर मिल जाता है। अब जरूरी नहीं कि रोल नंबर 1 वाला बच्चा सबसे पहले जाके एग्जाम हॉल में पहुंचेगा या 2 वाला पहुंचेगा। आप किसी भी ऑर्डर में अपने घर से जाकर के वहां पहुंच जाते हैं, और सबको क्योंकि एक रोल नंबर मिला होता है, उस रोल नंबर के अकॉर्डिंग जाकर के आप अपनी ही सीटों में वहां पे बैठते हैं, ठीक है। तो जस्ट उसी टाइप का यहाँ पे कंसेप्ट है। नाउ थर्ड पॉइंट क्या है, द पैकेट्स आर रीअसेंबल्ड इन द ऑर्डर of their serial number and the original data is obtained at the destination computer, ठीक है। तो मान लीजिए ये मेरा ओरिजिनल डेटा है, इसको स्मॉल स्मॉल पीस में ब्रेक करके भेजा गया, रैंडम ऑर्डर में गया, लेकिन ये उसी फॉर्मेट में जाकर के बनेगा अपने सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग। जैसे ये 1 सीरियल नंबर है तो ये 1 ही अपनी ही जगह जाएगा, ये 2 सीरियल नंबर है तो ये अपनी ही जगह जाएगा, ये 3 सीरियल नंबर है ये अपनी ही जगह जाएगा। ऐसा नहीं कि 3 अगर पहले पहुंच गया तो वो ऊपर जाकर के यहाँ पे सेट हो जाएगा, नहीं तो हमारा डेटा खराब हो जाएगा, ठीक है। तो अपने सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग जिसको जहां पे सेट होना है, जैसे आप अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग जो सीट होती है आपकी, आप जाके वहीं बैठते हैं, तो वही जो यहाँ पे जो सीरियल नंबर दिया गया है उस सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग वो डेटा अपनी जगह पे जाकर के डेस्टिनेशन कंप्यूटर में सेट हो जाता है, और जो इसका ओरिजिनल फॉर्मेट था, जिस फॉर्मेट में इसको भेजा गया था, उसी फॉर्मेट में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेसिंग है कि हमारा इंटरनेट पे डेटा किस तरीके से ट्रैवल करता है, किस तरीके से जाता है। सिंपल से एक बार फिर देख लेते हैं कि जो सोर्स कंप्यूटर होता है उसका जो मेन ओरिजिनल डेटा होता है, उस डेटा को स्मॉल स्मॉल पोर्शंस में, पैकेट्स में डिवाइड करके रैंडम ऑर्डर में भेजा जाता है। रैंडम ऑर्डर में यहाँ पे इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग डेटा ऑटोमेटिक अपनी जगह पे सही जगह पे सेट हो जाता है, और डेस्टिनेशन कंप्यूटर में उसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है।
तो ये हमारी प्रोसीजर होती है, इस तरीके से हमारा इंटरनेट वर्क करता है। ठीक है, डेटा हमारा एक जगह दूसरी जगह जाता है। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रोटोकॉल्स यहां देखेंगे कि भाई ये जो जितना भी वर्क हो रहा है इसके पीछे कौन सा प्रोटोकॉल, कौन कर रहा है, ये सब कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके पीछे। ठीक है, ये सारी जो प्रोसेस हो रही है। चलिए अभी ये पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ, आगे इसमें और है। नाउ यहां पे आते हैं। ऑल द कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट कम्युनिकेट विद ईच अदर या वन अनदर यूजिंग टीसीपी आईपी। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। अक्सर पूछा जाता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी आईपी या व्हाट इज द रोल ऑफ टीसीपी एंड आईपी, अलग अलग ऐसे ही पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट पर जो भी डेटा हमारा ट्रांसफर हो रहा है, यानी दो कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं इंटरनेट में, जब दो कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो वहां पे वो लोग टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी का है और इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ अब इनका अपना अलग अलग रोल क्या है। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ टीसीपी इन टीसीपी आईपी। ठीक है, अलग से पूछ सकते हैं या दोनों का पूछ सकते हैं। तो टीसीपी क्या काम करता है, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था, डेटा हमारा ब्रेक हो रहा था और बाद में जाकर रीअसेंबल हो रहा था। ठीक है, तो द टीसीपी पार्ट ऑफ द टीसीपी आईपी शूट ब्रेक्स डेटा इनटू स्मॉल पैकेट्स। जो डेटा को ब्रेक करने का काम होता है वो टीसीपी आईपी करता है। ठीक है, टू बी ट्रांसमिट ओवर द नेटवर्क, नेटवर्क में ट्रांसमिट करने के लिए। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रीअसेंबलिंग डेटा या पैकेट्स एट द डेस्टिनेशन कंप्यूटर। ठीक है, तो टीसीपी ही वो प्रोटोकॉल है जो कि रिस्पॉन्सिबल है अपने डेटा को यहाँ पे छोटे छोटे पैकेट्स में ब्रेक करने के और डेस्टिनेशन कंप्यूटर पहुंचने के बाद इसको अगेन रीअसेंबलिंग का काम भी टीसीपी आईपी ही करता है। ठीक है, तो दिस इज द रोल ऑफ टीसीपी आईपी इन सिर्फ ओनली टीसीपी इन टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। ठीक है, तो टीसीपी तो समझ में आ गया। अब आईपी क्या है, आईपी मींस, आईपी क्या, फुल फॉर्म तो इसका इंटरनेट प्रोटोकॉल है। तो आईपी आपने देखा होगा, आईपी हमेशा एड्रेस को हैंडल करता है। ठीक है, तो यहां भी वही काम है इसका। तो द टीसीपी पार्ट हैंडल द एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन कंप्यूटर सो दैट डेटा इज सेंड टू करेक्ट एड्रेस। ठीक है, तो जो भी हमारा डेटा ट्रैवल हो रहा है छोटे छोटे पैकेट्स में, वो कहां पहुंचेगा, तो जहां पे पहुंचाना है वो एड्रेस, उस एड्रेस के पार्ट को आईपी हैंडल करता है। ठीक है, कि हमारा सोर्स कंप्यूटर से डेस्टिनेशन कंप्यूटर में भाई डेटा जा तो रहा है, लेकिन उसका एड्रेस कहां डेटा जा रहा है वो हैंडल करता है आईपी। ठीक है, तो इस तरीके से टीसीपी आईपी दो प्रोटोकॉल जब एक साथ काम करते हैं तो हमारा इंटरनेट पे डेटा ट्रैवल हो पाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि इंटरनेट किस प्रोटोकॉल के बेस पे चलता है। ठीक है, विच प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेट, या इंटरनेट कौन से प्रोटोकॉल के बेस पे चलता है सबसे पहले। ठीक है, तो टीसीपी आईपी सबसे पहला प्रोटोकॉल है टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी के बिना इंटरनेट हमारा नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर ऐसा है तो आप आंसर टीसीपी आईपी करके आइएगा। ठीक है, चलिए टीसीपी आईपी के ऊपर भी बहुत सारे अलग प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, वो अपना अपना छोटे छोटे काम के लिए होते हैं, लेकिन बेसिक टीसीपी आईपी ही है। ठीक है, चलिए ये हो गया टीसीपी आईपी, यानी हम लोगों ने पूरा वर्किंग ऑफ इंटरनेट पूरा समझ लिया। आई होप ये वाला कंटेंट आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला कंसेप्ट। अब इसके बाद हम लोग यहां देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हु मैनेजेस द इंटरनेट। इंटरनेट को मैनेज कौन करता है या इंटरनेट का मालिक कौन है। तो पहली बात तो इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है। ठीक है, कोई भी सिंगल ओनर नहीं है इंटरनेट का। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंटरनेट को मैनेज करती हैं। ठीक है, कोई एक मालिक नहीं है उसका, और मालिक ये लोग भी नहीं है, बट ये लोग सिर्फ एक मैनेज करते हैं इंटरनेट को कि भाई इंटरनेट सही चल रहा है या नहीं। ठीक है, सो देयर आर सेवरल वेल नोन वॉलंटियर ग्रुप्स, उनको हम लोग ग्रुप्स कह सकते हैं या ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, दैट हेल्प टू मैनेज एंड बिल्ड द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेट। ठीक है, कौन कौन से हैं, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड IAB, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स IETF एंड इंटर NIC। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इंटरनेट को मैनेज करती है, केवल ये मालिक नहीं इंटरनेट की, कोई मालिक नहीं इंटरनेट का। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट इज यूज ऑफ इंटरनेट। यहां पे बहुत सारे यूज ऐसे हैं जो कि आप लोग पहले भी बहुत बार देख चुके हो, पढ़ चुके हो। ठीक है, तो यूज ऑफ इंटरनेट में क्या है, यूज ऑफ इंटरनेट में हमारा है, पहला है सर्फिंग एंड सर्चिंग। सर्फिंग मीन्स क्या है, सर्फिंग मीन्स मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अदर वेबसाइट
यूजिंग वेब ब्राउजर। ठीक है, जब हम लोग एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जाते रहते हैं, मूव करते रहते हैं यूजिंग वेब ब्राउजर, तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्फिंग। ठीक है, जैसे मान लो मैं ब्राउजर ओपन करके उसमें अलग अलग वेबसाइट्स के लिंक डाल करके इसको मैं ओपन करता हूं, तो इसको मैं डायरेक्ट जब वेबसाइट में जा, ध्यान दीजिएगा, जब मैं डायरेक्ट वेबसाइट पे जा रहा हूं, ठीक है, यानी मुझे वेबसाइट का नाम पता है, लाइक google.com या facebook.com, youtube.com या किसी और अदर वेबसाइट का नाम पता है, तो मैं डायरेक्ट यहां पे जाकर उसका नाम लिख दूंगा और वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सर्फिंग। नाउ सर्चिंग द इंटरनेट मीन्स, सर्चिंग करना क्या होता है? ठीक है, सर्चिंग द इंटरनेट मीन्स एक्सप्लोरिंग वेरियस वेबसाइट एंड वेब पेजेस। सर्चिंग आपको मीन्स पता है, आप किसी सर्च इंजन में जाते हैं, किसी कोई कीवर्ड लिख करके आप अलग अलग वेबसाइट्स के लिए सर्च करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सर्चिंग। इंटरनेट, सर्चिंग द इंटरनेट मीन्स एक्सप्लोरिंग वेरियस वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट फॉर द डिजायर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो सर्फिंग अलग चीज होती है, सर्चिंग अलग चीज होती है। सर्फिंग हम लोग डायरेक्ट वेब ब्राउजर पे उसका वेबसाइट्स के नेम लिख करके हम लोग जाते हैं। ठीक है, और सर्चिंग में हम लोग पहले सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद उस वेबसाइट पे मूव करते हैं। ठीक है, तो वेब ब्राउजर तो सभी में नीडेड है क्योंकि वेब ब्राउजर पे ही कोई वेबसाइट चलती है। चलिए, ये हो गया सर्चिंग एंड सर्फिंग। और कुछ सर्च इंजन के नेम्स है, आपके एक टेस्ट में कभी कभी ये भी आ जाता है एग्जाम्पल में या एमसीक्यूज में कि इसमें सर्च इंजन कौन सा है या इसमें इनमें से सर्च इंजन कौन सा नहीं है, या गिव टू एग्जांपल्स ऑफ सर्च इंजन। तो बहुत सारे सर्च इंजन हमारे पास गूगल है, बिंग है, याहू है और ask.com, इसके अलावा और भी बहुत सारे सर्च इंजन हो सकते हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। नाउ नेक्स्ट इज ईमेल। ईमेल क्या होता है? द ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल is a service that help you to communicate with other peoples on internet। ठीक है, इंटरनेट पे हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन है ईमेल के थ्रू। जैसे हम लोग यहां से ईमेल करेंगे तुरंत उनके पास हमारा जो भी मैसेज है वो उनको डिलीवर हो जाएगा यूजिंग ईमेल आईडी। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट? चैटिंग। ईमेल और चैटिंग, ध्यान दीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईमेल एंड चैटिंग। तो ध्यान दीजिएगा, ईमेल में हम लोग इंस्टेंट चैट नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इंस्टेंट मतलब या रियल टाइम कह सकते हैं, तुरंत मैंने मैसेज भेजा और सामने वाला ऑनलाइन है ऑफलाइन है तुरंत मुझको पता चल गया, तुरंत रिप्लाई वाला काम ईमेल में हमारा नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस हो जाएगा। और चैटिंग में क्या है? चैटिंग अलाउज यू टू टॉक रियल टाइम। हम लोग रियल टाइम में चैटिंग में जो है बात कर सकते हैं थ्रू मैसेजेस। द चैट फंक्शनैलिटी ऑफ द इंटरनेट यूजेस इंटरनेट रिले चैट। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको मैं एक बार फिर से यहां पे अंडरलाइन कर देता हूं कि इंटरनेट, ये जो चैटिंग है ये कौन से प्रोटोकॉल पे बेस्ड होती है। ये देखिए, इंटरनेट रिले चैट, IRC, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म अगेन, इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा। IRC के बेस पे हमारा इंटरनेट रिले चैट काम करता है। ठीक है, और चैटिंग काम करती है IRC पे बेस पे। दिस इज द प्रोटोकॉल। नाउ नेक्स्ट इज चैट रूम। चैट रूम क्या है? A chat room is hub of internet chatting. A chat room is actually computer chat server that allow reading or broadcasting the message and response of user in the chat room. तो सिंपल लैंग्वेज में कहें तो चैट रूम इज लाइक अ ग्रुप जहां पे बहुत सारे लोग किसी कॉमन इंटरेस्ट पे बात कर सकते हैं, या जैसे आपने देखा होगा आपके फैमिली के ग्रुप्स बन जाते हैं, स्कूल के ग्रुप्स बन जाते हैं, जहां पे बहुत सारे लोग एक साथ आकर के चैटिंग या रिस्पॉन्स एक दूसरे को कर सकते हैं, या आपका मैसेज अगर आपने भेजा है तो सभी लोगों को दिखाई देगा। ठीक है, जितने भी उस ग्रुप में हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैट रूम। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट इज ई लर्निंग। ई लर्निंग क्या होता है भाई? काफी कॉमन टर्म है। ई लर्निंग इज the mode of acquiring knowledge by mean of internet and computer based learning training program. In this type of education students learn and study on their own and communicate with their instructor. ठीक है, तो ई लर्निंग क्या है? ई लर्निंग में हम लोग ऑनलाइन मोड से नॉलेज एक्वायर करते हैं। अलग अलग बहुत सारी वेबसाइट्स हैं आजकल, तो बहुत सारी वेबसाइट्स ओपन हो गई हैं
ई लर्निंग के लिए, ठीक है, जहां पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन क्लास लेकर के नॉलेज एक्वायर करते हैं। बहुत सारे मोड्स हो गए आजकल ई लर्निंग के, ठीक है। नाउ ई कॉमर्स क्या है? द कंसेप्ट ऑफ ई कॉमर्स मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड ट्रांसफर फंड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ठीक है। तो सिंपल से मीनिंग है ई कॉमर्स का कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली विद हेल्प ऑफ इंटरनेट हम लोग कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर सकते हैं या परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। और जो फंड ट्रांसफरिंग का काम है, पैसे का जो पैसे खरीदने पे हम लोग देते हैं वो भी हम लोग ऑनलाइन ही कर सकते हैं और उसकी प्रॉपर हमको एक रिसिप्ट मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरटेनमेंट। ये भी एक यूज है इंटरनेट का, इंटरटेनमेंट। तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम लोग काफी इंटरनेट के मोड्स भी है हमारे पास। सो लाइक प्लेइंग म्यूजिक, गेम्स, वीडियो गेम्स, आजकल ओटीटी मूवीज, पता नहीं क्या क्या आपके एंटरटेनमेंट के अंदर आपके इंटरनेट में सब हर तरह का एंटरटेनमेंट हम लोग इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द कॉमन यूजेस ऑफ इंटरनेट। इसमें से काफी हम लोग पहले से भी जानते थे, लेकिन एग्जाम में किस तरह लिखना है बस इसको यहां पे देखना है, ठीक है। चलिए, ये टॉपिक हो गया हमारा। अब नेक्स्ट पे आते हैं जो कि भी अगेन काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से 1 या 2 नंबर क्वेश्चन आपके आते हैं कि राइट टू एडवांटेज ऑफ इंटरनेट आ सकते हैं, ठीक है। सो एडवांटेजेस क्या है? इजीली एक्सेसिबल, फास्टर कम्युनिकेशन, रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन सर्विसेज, ठीक है, एंड इंफोटेनमेंट। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका आप लोग नाम पढ़ते ही आपको आइडिया हो जाता है कि यहां पे क्या हो रहा होगा, ठीक है, इसके अंदर क्या लिखा जाएगा। तो यू कैन एक्सेस द इंटरनेट एट एनी टाइम, द इंटरनेट इज ऑप्शनल, ऑपरेशनल 24 एंड 7 आवर्स, ठीक है, इन अ वीक। यानी एक्सेसिबल, यानी इंटरनेट हमारा हमेशा काम करता है, कभी कोई दुकान वगैरह की तरह बंद नहीं होता। इंटरनेट पे हम लोग हमेशा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो फास्टर कम्युनिकेशन के अंदर क्या जाएगा? ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कहीं पे भी हैं तो आप उसके थ्रू इजीली कहीं भी मैसेज सेंड कर सकते हैं, वीडियो चैट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। तो दैट्स वाई जो हमारा कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, ठीक है। देन रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव। अगर आपको बहुत सारे मैसेजेस या मेल्स कहीं भेजने हैं, ठीक है, जैसे कॉल लेटर्स आते हैं, गवर्नमेंट के कॉल लेटर्स आ रहे हैं, अपॉइंटमेंट लेटर्स आ रहे हैं, कोई भी हमको अगर बहुत सारा कहीं पे मैसेजेस भेजने हैं, बहुत सारे ईमेल भेजने हैं, तो वहां पे अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक या ईमेल्स का या इंटरनेट का यूज नहीं करेंगे तो पेपर पे, इन सब पे हमारा बहुत ज्यादा खर्चा आ जाएगा। हम लोग वहां पे जा करके किसी चीज को डिलीवर करेंगे, जैसे पोस्टमैन ही अगर वो खुद जा करके मैसेज डिलीवर करेगा तो कितना ज्यादा खर्चा आएगा। पोस्टमैन की अपनी एक सैलरी होती है और बहुत सारा पेपर वर्क हमारा लगता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इंटरनेट के थ्रू, ईमेल के थ्रू मैसेज कहीं भेज दें या ईमेल के थ्रू भेज दें सारी चीजें, तो हमारा एकदम कॉस्ट जीरो है। बस इंटरनेट का जो कॉस्ट आता है या जो सेटअप चार्जेस है वो देने पड़ेंगे और बहुत सारा खर्चा हमारा बच जाएगा, ठीक है। देन ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन सर्विसेज, ये आपको पता होगा, बहुत सारे ई कॉमर्स पोर्टल हैं हमारे पास जिनके थ्रू हम लोग घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं या सर्विसेज या इंश्योरेंस टाइप की सर्विसेज ले सकते हैं, या बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो हम लोग ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इंफोटेनमेंट। इंफोटेनमेंट यानी ऐसी चीजें जो इंफॉर्मेशन भी देती हैं और इंटरटेनमेंट भी देती हैं। जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों के नर्सरी राइम्स होते हैं जिसमें सॉन्ग्स होते हैं और सॉन्ग्स के साथ साथ उनको पोएम्स या एजुकेशनल कंटेंट पढ़ाया जाता है। तो दैट्स टाइप ऑफ कंटेंट को हम लोग इंफोटेनमेंट कंटेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हो गए हमारे इंटरनेट के। नाउ इसके बाद कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, उनको देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? थेफ्ट ऑफ पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स के चोरी होने का खतरा, ठीक है। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी हम लोग कहीं लॉग इन करते हैं, जब भी हम लोग कहीं लॉग इन करते हैं सोशल मीडिया पे या कुछ फंड ट्रांसफर करते हैं या फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट्स पे, जब भी हम लोग कोई काम करते हैं तो हमको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, सब कुछ अपना पूरी इन्फॉर्मेशन उनको हम लोग शेयर करनी पड़ती है, बैंक डिटेल से, ये सारी चीजें। तो ये एक पॉइंट बन जाता है कि भाई अगर ये इन्फॉर्मेशन आपकी लीक हो गई या गलत हाथों में चली गई तो फिर आपके लिए काफी दिक्कत वाला केस बन सकता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया थेफ्ट ऑफ पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। नाउ एज इन एप्रोप्रिएट कंटेंट। इंटरनेट पे आप जानते हैं बहुत सारे वेबसाइट्स ऐसी हैं जहां पे काफी एज इन एप्रोप्रिएट कंटेंट रहता है, जिसको हम लोग एडल्ट कंटेंट कह सकते हैं, 18+ कंटेंट कह सकते हैं,
जो भी कहीं ना कहीं दिक्कत वाला पार्ट है। छोटे बच्चे अगर उसको देखते हैं तो फिर उनके लिए काफ़ी चीज़ें खराब हो जाती हैं, ठीक है, जिससे मिसगाइड वो लोग हो सकते हैं और फ्यूचर उनका बहुत काफ़ी जो है खराब हो जाता है, ठीक है। लाइक नेक्स्ट इज वायरस थ्रेट। वायरस थ्रेट क्या करता है? देयर इज अ ग्रेट रिस्क ऑफ वायरस अटैक एट द टाइम ऑफ डाउनलोडिंग एनीथिंग फ्रॉम द इंटरनेट। जब भी हम लोग इंटरनेट से कुछ डाउनलोड करते हैं तो वायरस अटैक के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर हम लोग कोई ऐसी इन रिकॉग्नाइज वेबसाइट्स को अगर यूज़ करते हैं जो कि आपको कंटेंट फ्री में दे रहे हैं या सॉन्ग के थ्रू आपको कोई चार्जेस नहीं कर रहे हैं या किसी वेबसाइट को आप जानते नहीं हो, ठीक है, और ऐसी वेबसाइट, कहने मतलब है अनरिकॉग्नाइज वेबसाइट से अगर हम लोग कुछ भी डाउनलोड करते हैं तो वहां पर वायरस, डाउनलोडिंग के साथ साथ वायरस आने का खतरा रहता है जो कि आपके सिस्टम को क्रैश कर सकता है या आपके सिस्टम को स्लो कर सकता है, ठीक है। तो एक्सप्लेन मैंने कर दिया है किस तरीके से आपको लिखने इन सब चीज़ों को, तो ये आप लोग जो है नोट्स में जाकर के अच्छे से पढ़ लीजिएगा किस तरीके से इन चीज़ों को लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेसिंग द इंटरनेट। इंटरनेट को हम लोग कैसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं? सो हाउ टू एक्सेसिंग इंटरनेट? टू एक्सेस द इंटरनेट यू नीड टू हैव एन इंटरनेट कनेक्शन। सिंपल चीज है, इंटरनेट को अगर एक्सेस करना है तो हमको एक इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ेगा। तो इंटरनेट कनेक्शन कौन देता है? अगेन एक इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आपका आ गया, ISP, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमको इंटरनेट सर्विसेज देती है, ठीक है। तो यू कैन सब्सक्राइब फॉर एन इंटरनेट कनेक्शन फ्रॉम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं? लाइक आपका एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गए, जियो हो गए, ये सारी कंपनी जो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं इनको हम लोग बोलते हैं ISP, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। दिस इज द इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म। क्लियर? चलिए, तो हम लोगों ने कनेक्शन ले लिया। अब कनेक्शन ले लिया, लेकिन कनेक्शन जो हम लोग लेते हैं तो हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमको ध्यान में रखने चाहिए किसी भी इंटरनेट के कनेक्शन को लेने से पहले, ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट शुड बी कंसीडर व्हाइल चूजिंग एन इंटरनेट कनेक्शन। फ्यू ऑफ देम आर, ठीक है। ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि हमको ध्यान रखना है इंटरनेट कनेक्शन लेने से पहले? पहला पॉइंट है बैंडविड्थ एंड स्पीड, ठीक है, कि इसकी स्पीड और बैंडविड्थ क्या है। बैंडविड्थ और स्पीड एक चीज नहीं होती, ध्यान दीजिएगा। बहुत लोग सोचते हैं बैंडविड्थ ही स्पीड होता है, तो ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। बैंडविड्थ मतलब क्या है, पहले ये देख लेते हैं। बैंडविड्थ इज अ कैपेसिटी टू ट्रांसमिट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर बाय इंटरनेट, ठीक है। बैंडविड्थ का मीनिंग होता है जो भी आप कनेक्शन ले रहे हो वो एक बार में एक जगह से दूसरी जगह मैक्सिमम डेटा कितना भेज सकता है। एक्चुअल में उतना डेटा आता नहीं है, ध्यान दीजिएगा। जब भी आप प्लान लेते हो तो आपसे बोला जाता है कि भाई वो आपको 10 Mbps की स्पीड देगा या 20 Mbps की स्पीड देगा, ठीक है। ये उन्होंने अपनी स्पीड बताई, मैक्सिमम स्पीड, कि भाई इतना डेटा आ सकता है अगर मान लो कभी गलती से आ गया तो, ठीक है। लेकिन स्पीड कभी भी उतनी नहीं आती है। एक्चुअल में जब आप डाउनलोड करने बैठते हो तो आपको मैक्सिमम 1 या 2 MB की ही या 3 MB की ही स्पीड मिल पाती है, ठीक है। तो बैंडविड्थ क्या है? बैंडविड्थ है एक जगह से दूसरी जगह तक मैक्सिमम डेटा, सबसे जो मैक्सिमम डेटा है वो कितना एक बार में एक समय में कितना ट्रांसफर किया जा सकता है उस इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, द कैपेसिटी ऑफ ट्रांसमिटिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। नाउ अब स्पीड पे आते हैं। स्पीड क्या होता है? यानी स्पीड को हम लोग डेटा ट्रांसफर रेट भी बोलते हैं, DTR, ध्यान रखने का, DTR, ठीक है। तो मींस हाउ क्विकली डेटा इज डाउनलोडेड एंड अपलोडेड, ठीक है। या इसको हम लोग कह भी सकते हैं कि एक्चुअल स्पीड, कि जब भी हम लोग कुछ डाउनलोड करते हैं तभी हमको पता चलता है कि एक्चुअल स्पीड कितनी है। भाई वो कहते हैं कितना भी रहे कि 10 MB आ रही, 20 MB आ रही, लेकिन जब हम लोग कुछ डाउनलोड करने बैठते हैं तो उससे पता चलता है कि 1 MB की स्पीड आ रही है या 2 MB की स्पीड आ रही है, ठीक है। तो स्पीड क्या है? स्पीड मींस एक्चुअल में जो डेटा ट्रांसफर हमारा हो रहा है, जो डेटा ट्रांसफर रेट है एक्चुअल, ठीक है, वो है हमारा स्पीड। जो कि जब भी हम लोग कुछ डाउनलोड करते हैं, यानी कितना तेजी से हमारा कोई कंटेंट डाउनलोड या अपलोड हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ बैंडविड्थ एंड स्पीड। नाउ ये हमारा फर्स्ट फैक्टर हो गया कि हमें इंटरनेट लगवाना है तो हमें क्या क्या चेक करना है। देन उसके बाद दूसरा फैक्टर भी हमको चेक करना है। भाई स्पीड और बैंडविड्थ तो अपने आप में ठीक है, दूसरा फैक्टर है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, कि भाई हमारी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी कौन सी है।
तो ISP you choose should be reliable and provide immediate help to any internet connection problem। ठीक है, मान लो आपने कोई इंटरनेट कनेक्शन ले लिया, बहुत कंपनियां ने आपको बहुत अच्छी स्पीड का प्लान दे दिया, सब कुछ है, लेकिन कभी अगर आपके प्लान में कोई दिक्कत हो गई या कनेक्शन आपका नहीं चल रहा है, उस केस में अगर कंपनी ने आपकी हेल्प नहीं करी या लेट हेल्प करी, तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो इंटरनेट लेने से पहले, इंटरनेट सर्विस लेने से पहले हमको ये भी चेक करना है कि हमारी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो ISP है वो रिलायबल है या नहीं, वो इमीडिएट हेल्प या जल्दी से जल्दी हेल्प हमारी प्रॉब्लम में करेगी कि नहीं करेगी। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे ISPs हैं, MTNL जो अच्छी रिकॉग्नाइज्ड कंपनी है। ठीक है, MTNL है, एयरटेल है, रिलायंस है, जियो है, तो ये कंपनी अच्छी हैं और इन कंपनी से अगर आप इंटरनेट लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको क्विक सर्विस प्रोवाइड करते हैं। नाउ मेन पॉइंट ये है कि ISP अच्छी होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए। ये हो गया दूसरा पॉइंट। और थर्ड पॉइंट है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कि आपका कैसा प्लान है, आपकी क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान लोगे और आपके हिसाब से जो भी इसका पेमेंट आपको करना है वो डिसाइड होगा। ठीक है, तो यू हैव टू चूज द इंटरनेट कनेक्शन इन सच अ वे दैट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव फॉर डिजायर पर्पस। जो भी आपका पर्पस है उसके हिसाब से उसका कॉस्ट होगा। जैसे मान लीजिए आपका नॉर्मल यूज है तो आप नॉर्मल 4G कनेक्शन ले लेते हैं जिसमें आपको 300-400 रुपए का पर मंथ बिल आता है, और कोई कंपनी है जिसको बहुत ज़्यादा डेटा यूज करना पड़ता है तो वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन या ज़्यादा, या जैसे हम लोग तो प्रीपेड से हमारा काम हो जाता है, तो जो कंपनी है वो फिर पोस्ट पेड कनेक्शन या आगे ब्रॉडबैंड कनेक्शन जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरनेट की हाई स्पीड उनको चाहिए होती है, तो वो फिर उसके अकॉर्डिंग उनका प्लान बनता है, उसके अकॉर्डिंग उनको पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग जैसा भी हम लोग कनेक्शन लेंगे तो उसमें देखना है कि सबसे सही, सबसे इकोनॉमिकल कौन सा हमको पड़ रहा है। ठीक है, नाउ ये हमारे हो गए 3 कनेक्शन। ठीक है, बैंडविड्थ, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, 3 फैक्टर्स हैं। ठीक है, बैंडविड्थ, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ये 3 चीजें हम लोग को देखनी पड़ती हैं जब भी हम लोग इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। जब हम लोग इंटरनेट लेंगे तो हमको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से इंटरनेट कनेक्शन के टाइप होते हैं। चलिए, तो मेनली टाइप्स ऑफ इंटरनेट आर, ठीक है, फर्स्ट जो इंटरनेट कनेक्शन के टाइप्स हैं, फर्स्ट है डायल अप कनेक्शन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, लीज लाइन कनेक्शन एंड वायरलेस कनेक्शन। तो पहला है भाई डायल अप। डायल अप क्या होता है? डायल अप तो आजकल चलते ही नहीं है, लेकिन है तो हमको मुझे बताना पड़ेगा। तो डायल अप कनेक्शन इज अ टेम्परेरी कनेक्शन दैट यूज पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आपका फुल फॉर्म हो गया, PSTN, ठीक है, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। तो आपने देखा होगा पुराने समय में, शायद आपने तो नहीं देखा होगा, आपके पेरेंट्स जरूर जानते होंगे कि पहले इंटरनेट चलता था, पहले ये वायरलेस और ये सब तो ब्रॉडबैंड होता नहीं था, टेलीफोन लाइंस के थ्रू हमारा इंटरनेट चलता था कि जिस घर में भी अगर नेट लगवाना है तो वहां पे पहले टेलीफोन लगवाना कंपलसरी होता था। उसी टेलीफोन लाइंस की हेल्प से ही हमारा इंटरनेट चलता था, तो उसकी स्पीड भी थोड़ी कमी होती थी, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम स्पीड होती थी, ठीक है। तो उस टाइप के कनेक्शन को हम लोग बोलते थे डायल अप कनेक्शन, और वो किसके थ्रू चलता था? पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। सो द डायल अप कनेक्शन इज स्टैब्लिश्ड with the help of modem, a device that allow your computer to transfer data over a telephone line। तो जो हमारे डायल अप कनेक्शन थे वहां पे मोडेम कंपलसरी था, जो कि जो डेटा है हमारा टेलीफोन लाइंस के थ्रू जो डेटा आ रहा है उसको ट्रांसफर करता था कंप्यूटर में, एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करके, यानी एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके वहां पे हम लोगों को मोडेम ये काम करता था, जो कि जिसकी हेल्प से हमारा इंटरनेट चलता था, ठीक है। नाउ इसकी स्पीड काफी कम थी, ओनली 56 kbps अराउंड ये कह रहा है, तो इससे भी कम ही होती होगी, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स हैं, यहाँ पे इमेज के थ्रू आप समझ सकते हैं किस तरीके से है कि भाई ये आपकी ISP है, यहाँ से इंटरनेट गया और यहाँ से मोडेम के थ्रू डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट हुआ, फिर वायर्स के थ्रू आपके पास आया, फिर यहाँ पे फिर एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट हुआ, डिजिटल में कन्वर्ट होकर के आपके सिस्टम पे इंटरनेट यहाँ पे रन करता था, ठीक है। तो ये पूरा हो गया डायल अप कनेक्शन किस तरीके से काम कर रहा है, जिसकी स्पीड काफी कम है ना। इसके बाद नेक्स्ट इज ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ब्रॉडबैंड कनेक्शन आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा।
Broadband connection is also known as high speed connection that is used to access the internet. The term broadband is made up of two words, broad and bandwidth. ठीक है, तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन डायल अप कनेक्शन के कंपेयर में काफी फास्ट है या फास्ट था। ठीक है, नाउ अब की स्पीड की बात कर सकते हैं 512 kbps और उससे ज्यादा की स्पीड हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक ये दोनों जो चल रहे हैं ये दोनों ही हमारे वायर्ड हैं, ध्यान दीजिएगा, वायर्ड अभी तक चल रहे हैं, लेकिन जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है आजकल वो वायरलेस फीचर में भी आ गया। ठीक है, पहले जब वायरलेस ये सब नहीं था तो ये सब दोनों फीचर्स हमारे वायर्ड कनेक्शन में ही आते थे। ठीक है, नाउ अब एक अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया डायल अप एंड ब्रॉडबैंड कनेक्शन। अब इन दोनों में डिफरेंस, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि क्या डिफरेंस है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, यहाँ पे मैं अलग लिख भी दिए। अ डायल अप कनेक्शन इज ट्रांसमिटेड ओनली 50 kbps और इसके आसपास का डेटा। ठीक है, तो डायल अप कनेक्शन की स्पीड बहुत कम होती थी, ध्यान रखें, एक ये पॉइंट लगा सकते हैं। एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स में जोड़ सकते हैं कि डायल अप कनेक्शन की स्पीड कम थी और कितनी स्पीड थी ये दूसरा पॉइंट बना सकते हैं कि 56 kbps के अराउंड। ठीक है, वाइल ब्रॉडबैंड कनेक्शन की स्पीड क्या थी, ब्रॉडबैंड कनेक्शन की स्पीड फास्टर देन डायल अप थी एंड इसकी रेंज क्या थी 512 kbps और उससे भी ज्यादा की रेंज हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं कि ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन काफी फास्ट था आपके डायल अप कनेक्शन से। ठीक है, तो ये एक या दो पॉइंट हम लोग यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं इस सिंगल पॉइंट से, अगर क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डायल अप कनेक्शन एंड ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ठीक है, आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट कनेक्शन टाइप थे हमारा डायल अप एंड ब्रॉडबैंड। अब उसके बाद थर्ड कनेक्शन टाइप क्या है, लीज लाइन। ध्यान दीजिएगा, लीज लाइन क्या होता है, लीज लाइन इज डेडिकेटेड डेटा कनेक्टिविटी सर्विस बिटवीन जियोग्राफिकली डिस्टेंट ऑफिसेज प्रोवाइडेड बाय आईएसपी एट अ मंथली फीस। ठीक है, जिसको हम लोग लीज बोलते हैं। ठीक है, द मंथली फीस डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द ऑफिस एंड स्पीड ऑफ द सर्किट। अब आपने देखा होगा बहुत सारे ऑफिस ऐसे हैं, जैसे एक ही सिटी में अगर हम बात करते हैं कि एक सिटी में 4 जगह उनके ऑफिस हैं। ठीक है, तो वो उसके लिए एक लीज लाइन लगाते हैं कि यानी एक ही कनेक्शन में उनके जो है चारों ऑफिस यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो वहां पे एक अलग टाइप की वो पूरी लाइन बिछा देते हैं या लगा देते हैं। बिछाने मतलब ये नहीं कि वो खड्डा वड्डा खोद के लाइन लगे, वो किसी भी तरीके से एक ही कनेक्शन में 4 अलग अलग ऑफिस को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और जो भी इनकी जितने भी ऑफिस हैं, नंबर ऑफ ऑफिस या कितने दूर दूर इनके ऑफिस है, उसके अकॉर्डिंग इनकी मंथली फीस यहाँ पे बनती है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस बिटवीन ज्योग्राफिकल लोकेशंस। ठीक है, और स्पीड इनकी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, स्पीड की आगे बात करते हैं। तो ये हो गया पहला पॉइंट। ठीक है, नाउ लीज लाइन हैव स्पीड ऑफ 1 Mbps टू 10 Gbps, अब तो और भी ज्यादा हो गई होगी। ठीक है, तो लीज लाइन की जो स्पीड होती है 1 MB से लेकर के 10 Gbps तक की रहती है या उससे भी ज्यादा। ठीक है, स्पीड अच्छी होती है। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि भाई आजकल तो ब्रॉडबैंड में भी ये स्पीड आने लगी है, तो हम लोग लीज लाइन क्यों यूज करें। ठीक है, लीज लाइन की यूज करनी चाहिए भाई, अलग अलग ऑफिस हैं, सब अपने अपने पास कनेक्शन लगवा लें ब्रॉडबैंड का, तो इतना एक्स्ट्रा खर्चा करने की क्या जरूरत है। अब जो मेन पॉइंट आ रहा है, तो अगेन आपका जो डिफरेंस बिटवीन है, यहां पे मैं इसके बारे में बताऊंगा, डिफरेंस बिटवीन ब्रॉडबैंड एंड लीज लाइन कनेक्शन। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लीज लाइन के लिए। तो बिजनेस हाउसेज और द कॉर्पोरेट वर्ल्ड डील्स with high level of data exchange on hourly basis. Their business is solely dependent on quick uninterrupted communication with multiple clients. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आप जब ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हैं तो उसमें बहुत सारे चांसेस होते हैं कि कभी आपका इंटरनेट आ रहा है, कभी स्लो आ रहा है, कभी फास्ट आ रहा है। तो क्योंकि हम लोग कोई ऐसे कोई बिजनेस वगैरह नहीं कर रहे हैं, कोई बड़ा बिजनेस नहीं है या उसी पर डिपेंडेंट नहीं है, तो हमको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैसेज अभी चला गया, 5 मिनट बाद चला गया, या आज नहीं कल चला गया, तो भी ऐसे कुछ नीड नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा हमको नुकसान नहीं होता है। लेकिन जो बड़े बिजनेस हाउस होते हैं जिनमें बहुत लार्ज अमाउंट में डेटा ट्रांसफर होता है और उनका पूरा बिजनेस इसी चीज पर डिपेंडेंट है कि भाई किस तरीके डेटा हम लोग जल्दी जल्दी डाउनलोडिंग कराएं, ये सारा काम। ठीक है, तो वहां पे हम लोग को लीज लाइन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है वो अप डाउन हो सकता है। क्यों अप डाउन होता है वो बताएंगे। ठीक है, कभी स्लो आ रहा है, कभी फास्ट आ रहा है, लेकिन अगर
लीज लाइन आपने ली है तो वहां पे जो भी आपने स्पीड बोली गई होगी, मुझे 1 MB चाहिए, 10 MB स्पीड चाहिए, तो आपको अनइंटरप्टेड वही स्पीड मिलेगी। वहां पे आपकी स्पीड कम या ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि आपके लिए एक अलग लाइन लगाई गई है, आपके लिए एक अलग पूरा कनेक्शन दिया गया है। तो आपको दूसरे यूजर से कोई मतलब नहीं है कि आपको एक अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। आपका इंटरनेट एकदम अलग आ रहा है। आपको अगर 10 GB बोला है तो आपको 10 GB ही, और अनइंटरप्टेड, कभी आपका नेट कनेक्शन स्लो डाउन या बंद नहीं होगा, ठीक है। इसी चीज के वो ज्यादा चार्जेस लेते हैं। क्लियर हो गया? तो ये एक मेन पॉइंट है, मेन डिफरेंस बिटवीन है ब्रॉडबैंड और लीज लाइन के बीच में, ठीक है। सो अगला पॉइंट देखते हैं। हियर आर सम फेमस लीज लाइन प्रोवाइडर। तो जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है वो ही लीज लाइन की सर्विस भी देता है। जैसे रिलायंस जियो हो गया, वोडाफोन, एयरटेल, तो वही ISP तो सेम ही रहती है, बट ये सब अलग अलग तरह की सर्विसेज हैं, ठीक है। अब अगेन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्रॉडबैंड एंड लीज लाइन कनेक्शन? तो अब जैसा मैंने ऊपर बताया वही चीज यहां पे मैं रिपीट कर रहा हूं। तो लीज लाइन कॉन्ट्रैक्ट गारंटीज, ये गारंटी मिलती है बिजनेस को अनइंटरप्टेड डाउनलोड या अपलोड स्पीड की, ठीक है। ये गारंटी है कि अगर 10 GB बोला है तो 10 ही GB रहेगा, 1 GB बोला है तो 1 GB रहेगा, कम ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। बट अनलाइकली ब्रॉडबैंड दैट कंपीट्स फॉर इंटरनेट स्पीड एंड बैंडविड्थ विद अदर यूजर्स, ठीक है। आपने देखा होगा रात के समय नेट अच्छा आता है, या एकदम आप रात में चले जाओगे 1 या 2 बजे, तब स्पीड अच्छी आएगी। 6, 7, 8, 9 इस टाइम पे आपकी स्पीड कम हो जाती है, या मॉर्निंग टाइम में स्पीड अच्छी रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस टाइम में बहुत सारे लोग नेट यूज नहीं कर रहे होते हैं, तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है। या जब बहुत सारे लोग नेट यूज करते हैं तब आपकी स्पीड कम हो जाती है। तो ब्रॉडबैंड में अदर यूजर्स के साथ आपको कंपीट करना पड़ता है कि भाई जब सारे लोग इंटरनेट यूज कर रहे होंगे तो इंटरनेट स्पीड कम हो जाएगी, या जब सब लोग इंटरनेट नहीं यूज कर रहे होंगे तो आपकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ यूजर्स टाइम टू टाइम की स्पीड कम ज्यादा आपकी होती रहती है। रीजन मैंने बता दिया क्यों कम ज्यादा होती रहती है। बट लीज लाइन क्या है, उसको इस सबसे मतलब नहीं है, उनका बिजनेस है, यूजर ऑनलाइन है नहीं है इससे मतलब नहीं है, ठीक है। उनको अगर 10 GB बोली है तो 10 GB स्पीड रहेगी। दैट्स वाई वो लोग, उन लोगों का चार्जेस ज्यादा होते हैं, और ब्रॉडबैंड का फीस बहुत कम होती है, जो हम लोग और आप लोग आराम से बियर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 3 कनेक्शन, डायल अप, ब्रॉडबैंड एंड लीज लाइन। चलिए, और डिफरेंस बिटवीन मैंने आपको समझा दिया, लेकिन अभी कनेक्शंस खत्म नहीं हुए। अब आ गया नेक्स्ट और लास्ट टाइप ऑफ कनेक्शन, वायरलेस कनेक्शन, जो कि आजकल बहुत फेमस है। तो वायरलेस कनेक्शन क्या है? अ वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन रेफर्स टू द कनेक्शन दैट डज नॉट यूज एनी वायर टू कम्युनिकेट, जिसमें कोई भी वायर यूज नहीं होता है, ठीक है, और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है, लाइक मोबाइल और फोन्स, इस टाइप के डिवाइसेस, ठीक है, वाईफाई, ठीक, क्लियर। ये हो गया आपका वायरलेस कनेक्शन। अब टाइप ऑफ वायरलेस कनेक्शन भी है, वायरलेस के भी अपने आप बहुत सारे टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं? पहला है भाई वाईफाई। वाईफाई का फुल फॉर्म है वायरलेस फिडिलिटी, वायरलेस फिडिलिटी वाईफाई, ठीक है। अलाउ, वाईफाई अलाउ यू टू कनेक्ट द इंटरनेट बाय यूजिंग वायरलेस राउटर विच इज कनेक्टेड टू अ ISP मॉडेम, ठीक है। ये हमारा हो गया वाईफाई। जब हम लोग अपने सिस्टम के थ्रू वाईफाई जनरेट कर देते हैं, या कहीं पे भी वाईफाई जनरेट होता है, तो वहां पे वायरलेस हम लोग अपना मोबाइल वगैरह वायर इंटरनेट से कनेक्ट, वाईफाई से कनेक्ट करके इंटरनेट यूज कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरनेट, वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन। दूसरा है वाईमैक्स। वाईमैक्स क्या होता है सबसे पहले देख लेते हैं भाई। आपने देखा होगा कि आपके घरों के आसपास या कहीं भी इस तरह के बड़े बड़े टावर्स लगे होते हैं, और इनमें ऊपर कुछ एंटीनास लगे होते हैं जिनकी हेल्प से इंटरनेट चलता है, ठीक है। तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं वाईमैक्स। वाईमैक्स फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड इंट्रोपैराबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ठीक है। तो ये हो गया फुल फॉर्म ऑफ वाईमैक्स, अलाउ एक्सेस ऑफ ब्रॉडबैंड वायरलेस कनेक्शन डिस्टेंट रेंज 30 फॉर फिक्स स्टेशन। जो आपके जो टावर्स हैं, अगर आप एक जगह हैं, अपने घर में हैं, तो 30 मील्स तक आप यूज कर सकते हैं, या 30 मील दूर तक अगर आप उस रेंज में आते हैं तो आपका इंटरनेट स्पीड अच्छी आएगी। लेकिन अगर आप मूव कर रहे हैं, जैसे आप कभी ट्रेन पे बैठते हैं या ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो उस वक्त आपकी स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि इसकी रेंज भी कम हो जाती है फिर, ठीक है। आपने देखा होगा जब आप ट्रेन पे जाते हैं तो आपका नेट स्पीड उतनी अच्छी नहीं चलती है, क्लियर। तो ये हमारा हो गया वाईमैक्स, ये वाईफाई के अंदर आते हैं, ठीक है, सॉरी वायरलेस इंटरनेट के थ्रू के अंदर।
नाउ नेक्स्ट इज 3G, 4G एट 4.5G और 5G। इन सब के नेम्स तो बहुत कॉमन है। तो फुल फॉर्म क्या है? इट स्टैंड फॉर थर्ड जनरेशन वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इन मूविंग कार और ट्रेन इट रिसीव स्पीड ऑफ 128 kbps। ठीक है, अगर हमारी कार चल रही है या ट्रेन चल रही है तो उसकी स्पीड इतनी रहती है। When एप्लीकेशन इज फिक्स्ड इट रिसीव 2 Mbps। ठीक है, तो जैसा वाईमैक्स में है लगभग कुछ उसी तरीके से यहां पे भी काम कर रहा है। तो ये हो गया 3G। फिर नेक्स्ट है 4G। ठीक है, इट स्टैंड्स फॉर फोर्थ जनरेशन, जो कि हम लोग आज यूज कर रहे हैं और अब तो 5G भी आने वाला है या आ ही गया लगभग। ठीक है, तो इट स्टैंड्स फॉर फोर्थ जनरेशन वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन बिटवीन 4G। ठीक है, टेक्नोलॉजी 4G इज 20 टाइम्स फास्टर देन 3G। जो 3G कनेक्शन था उससे 20 टाइम्स फास्टर हमारा है 4G कनेक्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज 4.5G। इट इज अपग्रेडेड वर्जन ऑफ 4G। ये 4G का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है जिसमें हमको और ज्यादा कुछ स्पीड मिल जाती है, मैक्सिमम स्पीड हमको मिल जाती है 6 Gbps, जिसका अलग से कोई लॉन्चिंग नहीं हुई थी, बस इसी को अपडेट कर दिया गया। नाउ लास्ट वायरलेस कनेक्शन इज 5G, जो कि आजकल हम लोग कुछ लोग यूज करने लगे हैं, कुछ लोग नहीं यूज कर रहे हैं अभी तक। तो इट इज द फिफ्थ जनरेशन ऑफ वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन बिटवीन द टेलीकम्युनिकेशन दैट अकॉर्डिंग टू ITU, ये ITU है। ठीक है, ITU इंटरनेट टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसके अकॉर्डिंग इसकी स्पीड है मोर देन 10 Gbps। इसकी स्पीड है मोर देन 10 Gbps। ठीक है, तो आई होप ये सारे कनेक्शन, ये सारे हो गए आपके टाइप ऑफ कनेक्शन, वायरलेस, लीज लाइन, ब्रॉडबैंड एंड डायल अप कनेक्शन। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको प्रॉपरली समझ में आ गए होंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू द इंटरनेट। इंटरनेट से रिलेटेड कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं यहाँ पे जो आपके एग्जाम में आती ही हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको मेंशन करता रहूंगा, आप लोग उनको जरूर ध्यान दीजिएगा। नाउ फर्स्ट इज, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड वेब, www। ठीक है, इंटरनेट और www दोनों अलग अलग चीजें, ध्यान दीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट और www, ये दोनों अलग चीजें, इनका डिफरेंस आपके एग्जाम में आता है क्योंकि लोग इनको सेम समझते हैं। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, मैंने अलग से हाईलाइट भी कर दिया है। नाउ पॉइंट देखते हैं www क्या होता है। तो पहला तो ये है कि www डेवलप्स बाय टिम बर्नर्स-ली इन 1989। ठीक है, 1989 में www हमारा ये बना था। अब बेसिक मीनिंग क्या है www का? www रिप्रेजेंट, फुल फॉर्म तो आपको पता ही, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, www रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन स्पेस वेयर डॉक्यूमेंट एंड अदर वेब रिसोर्सेज रिसाइड्स। रिसाइड का मतलब वहां रहना या वहां रहती हैं। ठीक है, तो क्या मीनिंग हो गया? जितने भी आप लोग वेब कंटेंट नेट पे देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग हमेशा क्या करते हैं, हम लोग हमेशा, जैसे गूगल मुझे अगर ओपन करना तो मैं क्या करूंगा, www.google.com, www.facebook.com। ठीक है, तो ऑनलाइन जितना भी हमारा ऑनलाइन या वेब का कंटेंट जितना भी हमारा ऑनलाइन पड़ा हुआ है, या जिसको भी हम लोग ब्राउजर की हेल्प से ओपन कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट को हम लोग ब्राउजर की हेल्प से जब ओपन करते हैं, तो वो जितना भी वेब का कंटेंट है यानी वेब रिसोर्सेज, वो सारे वेब रिसोर्सेज आपके www के अंदर स्टोर होते हैं। और फिर वहां से हम लोग लिखते हैं www.google.com कि भाई www से मुझको गूगल दे दीजिए। ठीक है, या www से मुझको यूट्यूब दे दीजिए या फेसबुक दे दीजिए या कोई तीसरी वेबसाइट दे दीजिए। ठीक है, तो www एक ऐसी जगह है जहां पे जितने भी वेब रिसोर्सेज हैं जो ऑनलाइन हम लोग अपलोड करते हैं वो जाकर के स्टोर होते हैं। ठीक है, सो दीज डॉक्यूमेंट्स आर कनेक्टेड, ये जितने भी आपके वेब डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो HTML फॉर्मेट में है, तो दीज डॉक्यूमेंट्स आर कनेक्टेड बाय हाइपरलिंक्स कैन बी एक्सेस्ड बाय URL, इंटरनेट रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो क्योंकि ये सारे के सारे वेब रिसोर्सेज हाइपरलिंक के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, तो जब भी हम लोग इनको एक्सेस करते हैं, ठीक है, तो हम लोग एक URL के थ्रू इनको एक्सेस कर लेते हैं। लाइक अगेन www.google.com के थ्रू मैंने इसको एक्सेस कर लिया। ठीक है, चलिए, तो ये एक बेसिक मीनिंग है, दिस इज द मेन पॉइंट। ये आपको अगर कभी एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड www, तो इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट केवल बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्शन कर देना, ये इंटरनेट है। ठीक है,
इंटरनेट क्या है? सिर्फ कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर दिया, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम लोग डेटा भेज सकते हैं, कनेक्शन हमारा बन गया। लेकिन जो वेबसाइट हम लोग यूज करते हैं, वेबसाइट ओपन करते हैं, वेबसाइट सारी स्टोर रखती है हमारे www, ठीक है। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो ये आपके www के लिए हो जाएगा और इंटरनेट के ऊपर डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है। तो 1 या 2 नंबर क्वेश्चन ये आएगा, तो आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज www अलाउज इंटरनेट यूजर टू क्रिएट एंड डिस्प्ले मल्टीमीडिया वेब पेजेस। www हमको ये अलाउ करता है कि आप जो भी वेब पेजेस आप यूज करते हो तो उसमें आप मल्टीमीडिया की चीजें भी डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे क्या क्या हो गया, आपके ग्राफिक्स हो गए, ऑडियो वीडियो एनिमेशन एंड टेक्स्ट, तो ये सारे फीचर्स भी हम लोग शो कर सकते हैं यूजिंग वेब पेजेस। www इसको अलाउ करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई www के बारे में, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ध्यान दीजिएगा इसको। नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है? हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर लिंक। हाइपर टेक्स्ट, अगेन देखो बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि हाइपर टेक्स्ट हो या हाइपर लिंक, वो दोनों एक ही मान लेते हैं, दोनों एक चीज नहीं है। अगेन तो इसका भी डिफरेंशिएट आपका आ सकता है, ठीक है। तो व्हाट इज हाइपर लिंक, पहले ही देखते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ हाइपर लिंक इज अ टेक्स्ट और एन इमेज विद इन अ फाइल ऑन योर कंप्यूटर दैट यू कैन क्लिक ऑन द गिवन एक्सेस on that given access to another web document और image, ठीक है। तो हाइपरलिंक क्या है? हाइपरलिंक एक ऐसा लिंक है या एक ऐसा टेक्स्ट है जिसके ऊपर मैं अगर क्लिक करूं तो मैं कहीं और किसी दूसरे वेब पेज में या किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में मैं रीडायरेक्ट हो जाता हूं, यानी मैं कहीं और चला जाता हूं, या मैं किसी और को एक्सेस कर सकता हूं, मैं किसी और चीज को एक्सेस कर सकता हूं, या वो मेरे पेज पे, वो मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे ओपन हो जाता है, ठीक है। तो किसी तरीके से आप इसको कह सकते हैं, क्लियर। नाउ हाइपर टेक्स्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा। हाइपर टेक्स्ट एक फाइल होता है, एक डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट फाइल इज अ वेब डॉक्यूमेंट, ये एक वेब डॉक्यूमेंट है, ध्यान दीजिएगा, वेब डॉक्यूमेंट दैट इंक्लूड्स टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेज, ऑडियो वीडियो एंड डायनेमिक लिंक्स टू रिलेटेड फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट, एग्जाम्पल एनी वेब पेज, ठीक है। तो किसी एक वेब पेज को, कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर हमारे टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेज, ऑडियो वीडियो और लिंक्स, जो हाइपर लिंक्स होते हैं, वो रहते हैं, तो उस डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। यानी हाइपर टेक्स्ट के अंदर हाइपर लिंक हो सकता है, या इसके अलावा और इमेजेस, ऑडियो, वीडियोस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट इज अ डॉक्यूमेंट जो कि ये सारी चीजें कंटेन करता है, और हाइपर लिंक एक अलग चीज है जिसपे हम लोग क्लिक करके कहीं मूव या रिडायरेक्ट हो सकते हैं, या किसी और डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और एग्जांपल ऑफ हाइपर टेक्स्ट इज कोई भी वेब पेज हाइपर टेक्स्ट ही होता है, क्योंकि उसी के अंदर ये सारी चीजें हमारी होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हाइपर टेक्स्ट और हाइपर लिंक। आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगेन वेब पेज। वेब पेज क्या होता है? A web page is a document commonly written in HTML। एक वेब पेज एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि HTML में लिखा जाता है, and that is viewed in इंटरनेट ब्राउजर या वेब ब्राउजर, जिसको हम लोग किसी वेब ब्राउजर पे देख सकते हैं। अगर आप कोई भी वेब पेजेस बनाते हैं, जब आपने HTML अगर कभी स्कूल में किया है, तो आपने जब भी कोई वेब पेज बनाया है तो उसका आउटपुट आप लोग किसी ना किसी ब्राउजर पे ही देखते हो, ठीक है। सो अ वेब पेज कैन बी एक्सेस्ड बाय एंटरिंग URL। किसी भी वेब पेज को हम लोग कोई URL डाल करके एक्सेस कर सकते हैं। जैसे गूगल है, गूगल का जो पहला पेज है तो ये भी वेब पेज ही, ठीक है। तो जब मैं यहां लिखूंगा www.google.com तो ये वेब पेज में एक्सेस कर पाऊंगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अ वेब पेज में कंटेन टेक्स्ट, ग्राफिक एंड हाइपरलिंक्स टू अदर वेब पेज एंड फाइल्स, ठीक है। तो एक वेब पेज के अंदर क्या क्या हो सकता है? एक वेब पेज के अंदर टेक्स्ट हो सकते हैं, ग्राफिक्स हो सकते हैं, हाइपरलिंक्स हो सकते हैं जो कि हमें किसी दूसरे वेब पेज पे रिडायरेक्ट करेंगे, या ऑडियो, वीडियो, ये सब हमारे एक वेब पेज के अंदर हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज द वेब पेज, द डेफिनेशन ऑफ वेब पेज, ठीक है। कम से कम में क्या लिखेंगे? वेब पेज इज अ वेब डॉक्यूमेंट। ध्यान दीजिएगा, वेब पेज इज अ वेब डॉक्यूमेंट जो कि HTML के थ्रू बनता है, विच इज मेड बाय HTML एंड विच कैन कंटेन टेक्स्ट, ग्राफिक्स, हाइपरलिंक्स एंड ऑडियो, वीडियो ऑल्सो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक वेब पेज की डेफिनेशन मेंशन कर सकते हैं। नाउ
तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या होता है? अ वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। तो वेब ब्राउजर की हेल्प से हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब यानी www के अंदर से जो डेटा रखा हुआ है, जो वेब रिसोर्सेज रखे हैं, उनको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, अपने सिस्टम में उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो व्हेन अ यूजर रिक्वेस्ट टू पर्टिकुलर वेबसाइट द वेब ब्राउजर रिट्रीव द नेसेसरी इंफॉर्मेशन या नेसेसरी कंटेंट फ्रॉम वेब सर्वर। ठीक है, तो जब भी वेब ब्राउजर पे यूजर कोई रिक्वेस्ट लिखता है यानी कोई यूआरएल लिखता है, तो वो वेब सर्वर से वो नेसेसरी कंटेंट एक्सेस करके या रिट्रीव कर सकती है। रिट्रीव करने के बाद क्या होगा? एंड देन डिस्प्ले द रिजल्ट वेब पेज ऑन द यूजर्स डिवाइस। ठीक है, उसको रिट्रीव करना मतलब गेट करना, और गेट करने के बाद आपके डिस्प्ले में, यूजर की डिस्प्ले में शो कर देना। ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट थिंग, वेब ब्राउजर इज ऑल्सो नोन एज वेब क्लाइंट। वेब ब्राउजर को ही हम लोग वेब क्लाइंट बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। वेब ब्राउजर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वेब क्लाइंट भी बोलते हैं, और थिन क्लाइंट भी बोल सकते हैं, थिन क्लाइंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक मीनिंग ऑफ वेब ब्राउजर। अब नेक्स्ट इज टाइप ऑफ वेब ब्राउजर। कौन कौन से टाइप के वेब ब्राउजर्स होते हैं? तो देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ वेब ब्राउजर। फर्स्ट इज टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर, सेकंड इज ग्राफिकल बेस्ड वेब ब्राउजर, जो कि नॉर्मली हमारे यही वाला चलता है। ठीक है, सो टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर मींस दिस वेब ब्राउजर डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन। ये वो ब्राउजर होता है जो कि केवल टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन ही डिस्प्ले करता है। लाइक लिनक्स इज एन एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर विच प्रोवाइड एक्सेस टू इंटरनेट ओनली टेक्स्ट बेस्ड ओनली, यानी टेक्स्ट मोड में ही हम लोग इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर से। एग्जांपल भी यहां पे मेंशन है, लिनक्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ग्राफिकल बेस्ड वेब ब्राउजर, जो कि हम लोग यूज करते हैं। तो दीज वेब ब्राउजर सपोर्ट बोथ टेक्स्ट एंड ग्राफिक इंफॉर्मेशन, यानी इसमें हम लोग टेक्स्ट भी देख सकते हैं और ग्राफिक्स भी देख सकते हैं। ठीक है, द इंटरनेट एक्सप्लोरर, एग्जांपल्स है इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, नेटस्पेस, दीज आर द वेब ब्राउजर्स यानी ग्राफिकल बेस्ड वेब ब्राउजर्स। ठीक है, जिसपे हम लोग टेक्स्ट और ग्राफिक दोनों ही एक्सेस कर सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों का। आई होप ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वेब सर्वर। अभी हम लोगों ने ऊपर नाम सुना था वेब सर्वर का, अब देख लेते हैं प्रॉपर डेफिनेशन की वेब सर्वर क्या है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वेब सर्वर और वेब क्लाइंट के बीच में डिफरेंशिएट बिटवीन भी आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो गौर से इसको समझ लीजिएगा। तो वेब सर्वर क्या होता है? अ वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर और ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स दैट स्टोर वेब डॉक्यूमेंट। ठीक है, वेब सर्वर के अंदर वेब डॉक्यूमेंट स्टोर होते हैं। वेब सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर है या ग्रुप ऑफ कंप्यूटर है जिसके अंदर वेब डॉक्यूमेंट्स स्टोर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, वेब सर्वर वेब डॉक्यूमेंट्स के लिए होता है। इन अनदर वर्ड, अ वेब सर्वर इज can be defined as a package or container that contain huge amount of information। अब ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब आपका वेब का जितना भी आपकी वेब की इंफॉर्मेशन, जितनी भी हमारी वेबसाइट्स अपलोड होती हैं, वो सारी वेब सर्वर में ही अपलोड होती हैं। ठीक है, एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ। अपाचे HTTP सर्वर, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर यानी IIS, एंड जिगशॉ सर्वर। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं वेब सर्वर के, ध्यान दीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, तो वेब सर्वर अपना हो गया। अब वेब सर्वर के बाद देखते हैं वेबसाइट। हम लोगों ने वेब पेज ऊपर देख लिया है, अब यह है वेबसाइट जिसके अंदर बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ ये लिख देना कि वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेज, ये थोड़ा सा सही नहीं होगा। So a website is a collection of related web pages linked to each other by hyperlink। Related web pages का मतलब है कि जो web pages हैं वो किसी एक सिंगल डोमेन के ही होने चाहिए। ठीक है, लाइक अगर फ्लिपकार्ट का कोई पेज है तो सारे पेजेस फ्लिपकार्ट के ही हों तभी वो वेबसाइट हो गया। ऐसा नहीं है कि अलग अलग वेबसाइट के हम लोगों ने पेज लगा दिए और वो वेबसाइट बन गई। तो रिलेटेड वेब पेजेस लिंक्ड विद ईच अदर, जो कि एक दूसरे से लिंक्ड होंगे। ठीक है, दीज वेब पेजेस आर स्टोर्ड ऑन वेब सर्वर, जो कि दीज वेबसाइट्स आर स्टोर्ड ऑन वेब सर्वर। जी, जितनी वेबसाइट्स हैं आपकी वेब सर्वर में स्टोर होती हैं। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन होगी वेबसाइट की यहां से लेकर के यहां तक। नाउ अब अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है बड़ा, व्हाट इज होम पेज एंड वेब पोर्टल। काफी एग्जाम्स में आता है, सारे पॉइंट्स देखते रहिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही मैंने यहां रखे हैं। ठीक है,
तो वेब होम पेज क्या हो गया? होम पेज रेफर्स टू मेन पेज और फर्स्ट पेज। जो भी जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो उसका जो मेन पेज आता है, जो फर्स्ट पेज आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेब पेज, सॉरी होम पेज। ठीक है, वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज आपके सामने आता है वेबसाइट ओपन करने पे, उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पेज कह सकते हैं या मेन पेज कह सकते हैं, होम पेज को। ठीक है, तो अब इसका अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द यूज ऑफ, क्या बेनिफिट होते हैं इसके, तो क्या लिख सकते हैं? इट इज यूज टू गिव ओवरव्यू, फुल ओवरव्यू ऑफ वेबसाइट, यानी इट इज यूज टू गिव ओवरव्यू ऑफ वेबसाइट, यानी फर्स्ट पेज पे वेबसाइट में आपको क्या क्या मिलने वाला है सब कुछ छोटा छोटा करके शॉर्ट में आपको देते हैं और वहां जाने के लिंक्स आपको देते हैं, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ता, वहीं जाकर देख सकते हैं कि मेरी पूरी वेबसाइट में क्या क्या है। ठीक है, तो इट यूज टू गिव ओवरव्यू ऑफ फुल वेबसाइट इन शॉर्ट एंड प्रोवाइड लिंक टू मूव मोर पेजेस, और दूसरे पेजेस में जाने के वो लिंक प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका यूज या बेनिफिट या एडवांटेज, आप कुछ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज वेब पोर्टल। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेब पोर्टल रेफर्स टू वेबसाइट दैट प्रेजेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेवरल सोर्सेज। एक ऐसा वेबसाइट जो कि अपनी इंफॉर्मेशन नहीं देता है, दूसरी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं वेब पोर्टल। एक ऐसी वेबसाइट, अब जैसे किसी स्कूल की वेबसाइट अगर हम लोग बात करें तो वो स्कूल की वेबसाइट अपनी इंफॉर्मेशन देगी। ठीक है, लेकिन कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो अपनी उनके अंदर खुद की इंफॉर्मेशन नहीं होती है, जो दूसरों की इंफॉर्मेशन देती है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो गूगल है, गूगल को वैसे तो सर्च इंजन है, लेकिन गूगल को वेब पोर्टल की कैटेगरी में भी रख सकते हैं, क्योंकि गूगल कभी अपनी खुद की इंफॉर्मेशन नहीं शो करता है। आप गूगल में जब कुछ सर्च करते हो तो अलग अलग वेबसाइट की इंफॉर्मेशन आपको ला करके देता है। ठीक है, तो उसको हम लोग वेब पोर्टल की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। तो इट ऑल्सो कंटेन हाइपरलिंक्स एंड टू मैनी अदर वेबसाइट, जो कि बहुत सारे हाइपरलिंक्स रखता है, जो जिसके थ्रू हम लोग अदर वैबसाइट्स में मूव करते हैं, जैसा गूगल करता है। ठीक है, व्हेन यू क्लिक any of these hyperlinks you are redirect to respective web pages. For example, web portal is Yahoo के अलावा गूगल भी हो सकता है, बिंग भी हो सकता है, इन सबको सर्च इंजन के अलावा हम लोग वेब पोर्टल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये सारा पॉइंट भी आपको समझ में आ गए होंगे वेबसाइट के अंदर वेब पेजेस और वेब पोर्टल वाले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगेन एक से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यहाँ पे। वेब एड्रेस, वेब एड्रेस क्या होता है, या जिसको हम लोग URL भी बोलते हैं। ठीक है, तो एवरी वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट हैज अ यूनिक एड्रेस इज कॉल्ड URL। जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो उसका एक यूनिक एड्रेस होता है, उसी यूनिक एड्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं? URL। फुल फॉर्म इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सच एज वेबसाइट ऑफ गूगल हैज www.google.com। ठीक है, तो ये हो गया URL। नाउ कंपोनेंट ऑफ URL के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं हमारे, URL को कितने पार्ट्स में हम लोग सेग्रीगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे एक इमेज के थ्रू मैंने आपको समझाया है। URL के पूरे 4 पार्ट होते हैं। देखिए, जो HTTP है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोकॉल। ठीक है, www को बोलते हैं सब डोमेन, गूगल को बोलते हैं डोमेन, और पीछे जो होता है .com उसको बोलते हैं डोमेन एक्सटेंशन। तो ये हमारे 4 पार्ट हो गए, प्रोटोकॉल, सब डोमेन, डोमेन नेम और डोमेन एक्सटेंशन। क्वेश्चन आपका कैसे कैसे आ सकता है, ये देखिए कि मान लो आपको यहाँ पे एक पूरा ये URL दे दिया गया, फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये क्या है। एक कंपोनेंट ऑफ URL में HTTP को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपको बोलना होगा दिस इज कॉल्ड, अगर आप फुल फॉर्म देना चाहो दे सकते हैं, लेकिन आपको ये बोलना होगा दिस इज प्रोटोकॉल। ठीक है, या केवल डोमेन का नेम दे देंगे, बोलेंगे ये क्या है, तो जिसको हम बोलना होगा दिस इज डोमेन नेम, या इसकी बात करेंगे तो ये बताना होगा दिस इज डोमेन एक्सटेंशन। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें हमसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ URL के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो बेसिकली 2 टाइप के URL होते हैं हमारे पास, एक होता है एब्सोल्यूट पाथ और दूसरा होता है रिलेटिव पाथ। ठीक है, ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट पाथ एंड रिलेटिव पाथ। तो एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है? एब्सोल्यूट पाथ मींस इट इज फुल पाथ ऑफ द फाइल फ्रॉम रूट डायरेक्टरी। जब भी आप लोग HTML में कोई इमेज कॉल करते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे एक HTML का टैग भी लगा के रखा हुआ है। नेक्स्ट जब हम आगे HTML पे आएंगे चैप्टर्स में तो उसको मैं और डिस्कस कर लूंगा। जब भी मैं किसी URL को एकदम रूट से लिखता हूं, लाइक
सी ड्राइव, यूजर, क्विक एंड डेस्कटॉप, फिर टाइगर। अगर मुझे किसी इमेज को ओपन करना है तो अगर मैं उस इमेज के पाथ के थ्रू उसको ओपन करता हूं तो ये जो इमेज का पाथ है फ्रॉम रूट डायरेक्टरी, क्या लिखा है मैंने, ये कीवर्ड है, ध्यान दीजिएगा। अगर क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट पाथ एंड रिलेटिव पाथ, तो दिस इज द कीवर्ड रूट डायरेक्टरी, यानी एक्चुअल में वो जहां पे रखा हुआ है, जो एक्चुअल एड्रेस है, उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है, इसके अपोजिट रिलेटिव पाथ क्या होता है? रिलेटिव पाथ मतलब एक्चुअल पाथ नहीं है, करंट वर्क फ्रॉम करंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, इट इज द पाथ ऑफ द फाइल फ्रॉम करंट वर्किंग डायरेक्टरी, यानी अभी आप जहां पे हैं वहां से वो कहां है। जैसे मैं अगर किसी अपने दोस्त का एड्रेस पूछूं तो किस तरीके जवाब मिलता है कि मेरे दोस्त का घर मेरे घर के बगल में, यानी मेरा घर जहां पे है मेरे घर के साइड में। ठीक है, तो ये पूरा फुल एड्रेस नहीं हुआ, ये एक एब्सोल्यूट एड्रेस हो गया, यानी सॉरी ये रिलेटिव एड्रेस होगा कि मैं जहां पे हूं अभी उस जगह से मेरे दोस्त का घर कहां है। ठीक है, तो अगेन जब भी आप लोग किसी वेब पेज में कोई इमेज कॉल करते हैं तो आप डायरेक्ट जाकर के अगर टाइगर लिख देंगे, ठीक है, तो अगर टाइगर नाम की इमेज कहां होनी चाहिए, जहां आपका वेब पेज है उसी जगह पे आपकी टाइगर की इमेज होनी चाहिए, तो आपकी इस तरीके से कॉलिंग हो जाएगी। या अगर आप फुल पाथ देना चाहते हैं तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिलेटिव पाथ। ध्यान रखना, रिलेटिव पाथ मतलब क्या है? पाथ फ्रॉम करंट वर्किंग डायरेक्टरी, ये कीवर्ड है। ठीक है, इसको जरूर लिखिएगा। और एब्सोल्यूट क्या है? पाथ फ्रॉम रूट डायरेक्टरी, और दिस इज द एग्जांपल, आप इसको लिख सकते हैं, इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइप ऑफ यूआरएल। अब इसमें मैंने डोमेन और इन सब के बारे में बताया, तो यहां पे एक अलग से डोमेन नेम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है कि डोमेन नेम क्या होता है। ठीक है, नाउ डोमेन नेम क्या है? जैसे यहां पे गूगल है, ठीक है, तो डोमेन नेम होता क्या है एक्चुअली? डोमेन नेम इट इज नेम करस्पॉन्डिंग टू न्यूमरिक आईपी एड्रेस। एक्चुअली यहां पे नेम जैसी कोई चीज नहीं होती है, कुछ आईपी एड्रेस होते हैं। हर वेबसाइट का एक अपना आईपी एड्रेस होता है, हर वेबसाइट का अपना एक अलग आईपी एड्रेस होता है। अब स्टार्टिंग में जब वेबसाइट्स बननी स्टार्ट हुई तो वहां पे डोमेन नेम जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था। ठीक है, लेकिन अब वेबसाइट, नंबर ऑफ वेबसाइट्स इतने ज्यादा हो गए और इन आईपी एड्रेस को याद रखना बड़ा मुश्किल है। जिस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग याद नहीं कर सकते। तो फिर एक कॉन्सेप्ट लगाया गया कि हम लोग कोई नेम बनाएंगे और अगर उस नेम को कोई लिखता है ब्राउजर पे तो उससे उसकी पर्टिकुलर यूआरएल, उससे पर्टिकुलर उसकी आईपी एड्रेस रीडायरेक्ट हो जाएगी या उससे उसको कॉल करा लेंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट बनाया गया। तो हर एक आईपी एड्रेस के साथ एक नेम जोड़ दिया गया, यानी अलग अलग आईपी एड्रेस के साथ अलग अलग नेम जोड़ दिया गया। जब भी उस नेम को कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस ही कॉल होगी बैकग्राउंड में। ठीक है, नेम से ज्यादा लेना देना नहीं है, नेम तो केवल लगाया गया ताकि वो याद रखा जा सके। ठीक है, ह्यूमन बीइंग के लिए। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। इट इज नेम करस्पॉन्डिंग टू द न्यूमरिक आईपी एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट यूजर एक्सेस वेबसाइट्स यूजिंग डोमेन नेम एज इट इज इजी टू लर्न, बट आईपी एड्रेस इज नॉट इजी टू लर्न। ठीक है, आईपी एड्रेस याद करने में बड़े मुश्किल है। आप लोग एक या दो भले याद कर लें, लेकिन 10-15 आप आईपी एड्रेस याद नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए बहुत सारी वेबसाइट्स का नाम बताइए तो आप नेम आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारा डोमेन नेम का कंसेप्ट लाया गया। ठीक है, अब उसके बाद डोमेन एक्सटेंशन, डोमेन नेम हो गया, अब आते हैं डोमेन एक्सटेंशन पे। डोमेन एक्सटेंशन क्या होता है? जो पीछे लगा होता है .com, .in। ठीक है, तो ये बहुत सारे टाइप्स होते हैं इनके, ध्यान दीजिएगा। बेसिकली 3 या 4 वर्ड के जो डोमेन एक्सटेंशन होते हैं वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को रेफर करते हैं। जैसे इन्फो, इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन, कॉम, कॉमर्शियल, जीओवी, गवर्नमेंट, एजुकेशन, एजुकेशन, MIL, मिलिट्री, नेट रिसोर्सेज, ORG, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और 2 वर्ड के जो आपके डोमेन होते हैं जैसे .in, .au, FR, ये सब कंट्री को डिनोट करते हैं। लाइक IN फॉर इंडिया, AU मींस ऑस्ट्रेलिया, FR फ्रांस, न्यूजीलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम। तो जो 2 वर्ड वाले डोमेन एक्सटेंशन होते हैं वो कंट्रीज के लिए होते हैं। जैसे google.in, www.google.in, यानी जो .in वाला गूगल है वो इंडिया के लिए ही डिवोटेड है, उसमें इंडिया की चीजें ज्यादा आपको मिलेंगी। ठीक है, और अगर मान लो .au है, google.au, तो वो ऑस्ट्रेलिया के अकॉर्डिंग ऑपरेट करेगा। ठीक है,
तो ये डोमेन होते हैं आपके डोमेन एक्सटेंशंस। तो वो किस तरह का उसका काम है वो दिखाता है कि उसमें किस तरह की चीजें होने वाली, ठीक है। चलिए, ये हमारे कॉन्सेप्ट आपको आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। अब आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। हाँ, नेक्स्ट इज इंट्रानेट। इंटरनेट आप लोग सभी जानते हो, लेकिन यहां पे एक कंसेप्ट है इंट्रानेट का। इंट्रानेट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। इंट्रानेट इज जनरली यूज्ड टू लिंक डिफरेंट कंप्यूटर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड वाइड अगर हम लोग सारे कंप्यूटर्स को जोड़ रहे हैं तो वहां पे इंटरनेट यूज होगा, लेकिन किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम लोग सारे कंप्यूटर्स को जोड़ रहे हैं और ये नहीं चाहते कि वहां की इंफॉर्मेशन बाहर जाए और सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हो जाए, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं इंट्रानेट। यानी एक ऑफिस के अंदर मैंने सारे कंप्यूटर्स को जोड़ दिया, तो उस चीज को हम लोग बोलेंगे इंट्रानेट, यानी इनसाइड ऑफिस के या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। द वेब पेजेस और अदर रिसोर्सेज ऑन इंटरनेट आर नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड टू द इंटेंडेड ऑर्गेनाइजेशन। जो भी वेब पेजेस हैं या जो भी वेबसाइट्स आपके चल रहे हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वहां की कोई भी चीजें एक्सेस नहीं हो पाएंगी। क्लियर है, ठीक है। सो देयरफॉर यू डू नॉट यूज www इन URL। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो इसका URL लिखते हैं, जैसे किसी स्कूल ने अपना इंटरनेट बनवाया या कोई एक ऐसा सर्वर टाइप का बनवा लिया जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन या वेब पेजेस रखने हैं, ठीक है, तो वहां पे www का हम लोग यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये कह सकते हैं दिस इज द URL। इस तरह के URL हमारे होते हैं और वहां पे फिर .com वगैरह का भी हमको यूज नहीं करना, क्योंकि अलग अलग कोई वेबसाइट हमारी इसमें नहीं है, ठीक है। तो HTTP तो लिखना ही पड़ेगा, http://my school server। इस तरीके से एक ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंट्रानेट, ठीक है। चलिए, तो ये कंसेप्ट भी आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं ब्लॉग। ब्लॉग क्या होते हैं? अ ब्लॉग कैन बी डिफाइंड एज एन ऑनलाइन कलेक्शन ऑफ आर्टिकल, सजेशन एंड आइडियाज ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। यानी कोई इंडिविजुअल अगर आप उसका कोई आइडिया है या उसकी वो अपना कोई आर्टिकल लिखना चाहता है या कोई चीज लोगों तक शेयर करना चाहता है, तो वो अपना एक ब्लॉग या कह सकते हैं एक ऑनलाइन डायरी, इसको एक ऑनलाइन डायरी भी कह सकते हैं, वो लिख करके पब्लिश कर देता है, ठीक है। एंड यूजर कैन रीड एंड गिव कमेंट ऑन द इंफॉर्मेशन पोस्टेड ऑन द ब्लॉग। और जो यूजर उसको देख रहा है, ठीक है, तो वो उस पर अपने कमेंट्स या अपने व्यूज रख सकता है, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स, ब्लॉग में हम लोग अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं, ब्लॉग में हम लोग अपने ऑनलाइन व्यूज शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब टाइप ऑफ ब्लॉग देखते हैं क्या है। अब टाइप ऑफ ब्लॉग ऐसे कोई स्पेसिफाइड टाइप ऑफ ब्लॉग नहीं है, जैसा उसका यूज है उसके अकॉर्डिंग इसकी कैटेगराइजेशन कर दिया गया है। लाइक पर्सनल ब्लॉग, अगर किसी को अपनी पर्सनल डेली लाइफ या अपने खुद के बारे में कुछ लिखना है, हालांकि वो शेयर करना चाहे या ना करना चाहे वो उसकी मर्जी, ठीक है, तो पर्सनल ब्लॉग भी या पर्सनल डायरी की टाइप का ही हो गया, ठीक है। बिजनेस ब्लॉग, किसी का कोई बिजनेस है, उस बिजनेस को प्रमोट करने के लिए या अपने प्रोडक्ट्स के बारे में लिखने के लिए बिजनेस ब्लॉग लिखे जा सकते हैं। फैशन ब्लॉग आपने देखे होंगे, बहुत सारे फैशन ब्लॉग्स आपके हैं जो फैशन से रिलेटेड चीजें कंटेन करते हैं, आप उनको देखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। म्यूजिकल ब्लॉग या म्यूजिक ब्लॉग, स्पोर्ट्स ब्लॉग, तो ये ब्लॉग वैसा टेक्निकली कोई इसका टाइप नहीं है, बट जैसा इसका यूज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज बना दी गई है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। शाउट मी लाउड। शाउट मी लाउड एक टेक्निकल ब्लॉग है, ठीक है। स्टाइलिंग, ये एक स्टाइल या फैशन ब्लॉग है। और निशा मधुलिका काफी फेमस ब्लॉग है, ये फूड ब्लॉग है, यहाँ आपको रेसिपीज वगैरह ये सब बताई जाती है, ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ब्लॉग। क्लियर हो गया? आई थिंक समझ में आ गया हो आपको। नेक्स्ट देखते हैं फोरम। तो कभी कभी फोरम और ब्लॉग के बीच में डिफरेंस आपका पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फोरम एंड ब्लॉग, क्योंकि बिहेवियर के अकॉर्डिंग काफी एक जैसे दोनों होते हैं, ठीक है। अब डिफरेंस देख लेते हैं हम यहाँ पे। अ फोरम इज अ वेबसाइट दैट फंक्शंस एज ऑन ऑनलाइन मैसेज बोर्ड। एक ऐसी वेबसाइट है या फैसिलिटी है जो कि ऑनलाइन मैसेज बोर्ड की तरह काम करती है। हेयर यूजर कैन होल्ड ऑनलाइन डिस्कशन ऑन अ पर्टिकुलर इशू और सब्जेक्ट बाय पोस्टिंग मैसेज, ठीक है।
अगर आपको कोई इश्यू है, जैसे मान लो आपको कोई चीज, जैसे मान लो आप कोई काम कर रहे हैं और आपको वो चीज समझ में नहीं आ रही, और आप ये चाहिए कि आप किसी से पूछें, लेकिन आसपास आपके कोई है भी नहीं जो उसका सही आंसर कर सके, तो आप उन क्वेश्चंस को ऑनलाइन, जो जिन वेबसाइट्स में हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं और उसके आंसर हमको मिलते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ब्लॉग क्या है? ब्लॉग में हम लोग अपने व्यूज शेयर करते हैं, कुछ पूछते नहीं है। ब्लॉग में हम लोग अपने व्यूज शेयर करते हैं, कोई कुछ इश्यूज के बारे में हम लोग पूछते नहीं है, और लोग इस पे फिर अपने कमेंट्स कर सकते हैं, अपने व्यूज दे सकते हैं। लेकिन फोरम में आप जब किसी प्रॉब्लम में आते हैं या आपको कोई समस्या होती है काम करते करते, या आपको वेबसाइट बना रहे हैं, कुछ टेक्निकल काम कर रहे हैं, उस वक्त आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही, तो आपको उस चीज के को पूछने के लिए, कोई क्वेश्चन पूछने के लिए हम लोग फोरम यूज करते हैं। और फिर जो लोग उन फोरम्स में रजिस्टर्ड हैं, अगर उन लोगों को उनका सॉल्यूशन पता है तो कमेंट में वो अपना सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। तो सिंपल वर्ड में क्या कर सकते हैं? यूज टू डिस्कस और एनी टॉपिक, ऑन एनी टॉपिक और इशू। हम लोग किसी टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं, और ब्लॉग में हम अपना व्यू शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है ब्लॉग और फोरम में। फोरम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। stackoverflow.com, ये वेब डेवलपर्स के लिए या प्रोग्रामर्स के लिए बहुत अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पे जब कुछ समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे हम लोग पोस्ट करते हैं और उनके आंसर्स को मिल जाते हैं। ऐसे ही एक और है quora.com, तो ये भी क्वेश्चन एंड आंसरिंग फोरम है, जिसपे आप कोई क्वेश्चंस करते हैं और आपको लोग उसके आंसर्स दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज न्यूज ग्रुप। न्यूज ग्रुप क्या होता है, ठीक है। तो अगेन न्यूज ग्रुप और फोरम में डिफरेंशिएट पूछा जा सकता है, ब्लॉग और फोरम पूछा जा सकता है, और न्यूज ग्रुप और फोरम में डिफरेंशिएट पूछा जा सकता है। तो जो काम फोरम करता है वही काम न्यूज ग्रुप करता है, जो काम फोरम करता है वही काम न्यूज ग्रुप करता है। बट न्यूज ग्रुप के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, बट फोरम एक वेबसाइट है जो कि डायरेक्ट ब्राउजर पे चल जाती है। बट न्यूज ग्रुप में ब्राउजर की जरूरत नहीं होती है, एक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर मुझे इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके थ्रू मैं वही काम कर सकता हूं जो मैं फोरम में करता हूं, ठीक है। एक बार देखते हैं। न्यूज ग्रुप आर जनरली मेड फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑन कॉमन टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। यूजर कैन मीट ईच अदर वर्चुअली एंड हैव डिस्कशन ऑन दीज टॉपिक्स जस्ट लाइक फोरम, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है। अब देखते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन या डिफरेंस बिटवीन फोरम एंड न्यूज ग्रुप, ठीक है। तो न्यूज ग्रुप क्या करता है? न्यूज ग्रुप रिक्वायर्ड एन एडिशनल सॉफ्टवेयर। उन सॉफ्टवेयर का नेम क्या है? न्यूज रीडर एक सॉफ्टवेयर है और यूजनेट भी एक सॉफ्टवेयर, ध्यान देना। न्यूज ग्रुप एक एडिशनल सॉफ्टवेयर रिक्वायर करती है टू पार्टिसिपेट इन न्यूज ग्रुप, ठीक है। अगर आपको न्यूज ग्रुप में पार्टिसिपेट करना है या न्यूज कोई डिस्कशन का हिस्सा होना है तो आपको ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे अपने डिवाइसेस पे, तब आप न्यूज ग्रुप पे आप जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा है फोरम डज नॉट रिक्वायर्ड एनी एडिशनल सॉफ्टवेयर, एंड नहीं होगा, एनी एडिशनल सॉफ्टवेयर फॉर विजिटिंग एंड पार्टिसिपेटिंग अदर देन वेब ब्राउजर, ठीक है। तो अगर मुझे डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है, किसी फोरम टाइप के किसी क्वेश्चन का डिस्कशन चल रहा है, तो फोरम में क्या होगा? जस्ट आपकी वो एक वेबसाइट है, ब्राउजर में आप गए और उस ब्राउजर से एज अ सिंपल वेबसाइट आप फोरम को यूज कर सकते हैं। बट सेम काम न्यूज ग्रुप में करोगे तो आप न्यूज ग्रुप के लिए आपको एक अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, न्यूज रीडर या यूजनेट, तो आप उसका न्यूज ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एक एक्स्ट्रा, इसको कह सकते हैं झंझट टाइप की चीज है, तो इसीलिए फिर हमारे न्यूज ग्रुप उतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है, फोरम ज्यादा पॉपुलर हो गए, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ नया एक्स्ट्रा इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप ये डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूज ग्रुप और फोरम ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब टर्मिनोलॉजीज का जो लास्ट पॉइंट है, यहां पे हमारा ये है कि भाई डाउनलोडिंग क्या होती है और अपलोडिंग क्या होती है। बहुत ही सिंपल से और अच्छे से क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये आते हैं, ठीक है, बहुत सारे सैंपल पेपर्स में इनके क्वेश्चंस हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाउनलोडिंग एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपलोडिंग। तो अपलोडिंग मींस सेंडिंग और कॉपिंग डेटा फ्रॉम कंप्यूटर टू सर्वर। जब भी मेरा कंप्यूटर है, मेरे कंप्यूटर से मैं सर्वर में डेटा अप कर रहा हूं या सेंड कर रहा हूं, तो उसको मैं अपलोडिंग बोलूंगा, ठीक है। उसके अपोजिट है डाउनलोडिंग। इट मींस कॉपिंग डेटा फ्रॉम सर्वर टू लोकल कंप्यूटर। सर्वर से लोकल कंप्यूटर में डेटा लेकर के आ रहा हूं, उसको बोलेंगे डाउनलोडिंग। बहुत ही सिंपल से और आसान से कंसेप्ट है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे, क्लियर है।
तो इतने सारे थे आपके बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ इंटरनेट, ठीक है, जिनको हम लोगों ने पढ़ा। आई थिंक ये सारे आपको समझ में आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रोटोकॉल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 2 या 3 प्रोटोकॉल्स आपके एग्जाम में तुम कंफर्म रखे हैं, वो जो कि आएंगे ही आएंगे, और बहुत सारे यहाँ पे आपको फुल फॉर्म्स भी मिलेंगे। अगर डेफिनेशन नहीं पूछी तो फुल फॉर्म पूछा जाएगा, लेकिन ये वाला पार्ट में से 2-3 नंबर के क्वेश्चंस जरूर आते हैं, ठीक है, तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। प्रोटोकॉल क्या होता है? पहली चीज, अ प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल दैट कंप्यूटर यूज टू कम्युनिकेट विद वन अनदर ओवर अ नेटवर्क, ठीक है। तो अलग अलग काम करने के लिए प्रोटोकॉल क्या होता है? बेसिक सी चीज है, प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स। पहली चीज ये ध्यान रखना, प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट कंप्यूटर यूज टू कम्युनिकेट विद वन अनदर, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए प्रोटोकॉल का यूज करता है, ठीक है। तो प्रोटोकॉल भी अलग अलग टाइप के होते हैं, बहुत सारे टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं अलग अलग तरह के काम कराने के लिए, ठीक है। तो लाइन से देखते हैं हम लोग सारे। फर्स्ट इज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी HTTP, ठीक है, फुल फॉर्म है। इट इज यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन 2 कंप्यूटर। अब ये तो बेसिक काम हो गया भाई, कोई प्रोटोकॉल 2 कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट कराएगा, लेकिन जो मेन काम है जिससे इसकी अलग पहचान होती है वो ये है, ठीक है। तो एग्जाम में ये लिखना है पीछे वाला पार्ट, इट इज यूज बाई www, ये www के थ्रू यूज किया जाता है टू एक्सेस एनी वेबसाइट यूजिंग ब्राउजर फ्रॉम वेब सर्वर। आप देखते होंगे जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं HTTP, फिर www.google.com लिखते हैं, यानी HTTP इसको यूज करता है वेब सर्वर से कोई वेबसाइट को रिट्रीव करने के लिए, यानी इन शॉर्ट किसी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए HTTP यूज होता है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं HTTPS। तो यहां फुल फॉर्म हो गया। अब देखो ये S जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि HTTP में S का क्या मतलब होता है? तो S का मतलब होता है सिक्योर। S का मतलब क्या होता है? सिक्योर। तो पूरा फुल फॉर्म आपका बनेगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। तो HTTP इज अ सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP, HTTPS is a secure version of HTTP. It is used by, again same definition है, it is used by www to access any website using web browser from web server. HTTPS ध्यान दीजिएगा, HTTPS is encrypted in order to increase security of the data ट्रांसफर। जो भी हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में, यानी नॉन ह्यूमन रीडेबल। इनक्रिप्टेड का मतलब होता है नॉन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, नॉन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में वो डेटा को ट्रांसफर करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या यूज होता है, मतलब इसको सिक्योर करने के लिए हम लोग जो S लगता है उसका मतलब तो सिक्योर होता है, लेकिन वो उसके पीछे काम क्या कर रहा है? एक ये होता है इट यूजेस SSL यानी सिक्योर सॉकेट लेयर टू डू दिस वर्क, ठीक है। तो जब भी मैं किसी HTTP के साथ सिक्योर सॉकेट लेयर का यूज हम लोग करते हैं तो वो अब वहां पे क्योंकि सिक्योरिटी आ गई तो अब हम लोग उसको लिखते हैं HTTPS, ठीक है। तो सिंपल सा है कि SSL की हेल्प से हमारा जो HTTP है वो कन्वर्ट होता है HTTPS में। सिक्योरिटी के लिए हम लोग SSL यूज करते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये भी बहुत पूछा जाता है कि विच प्रोटोकॉल इज यूज टू डाउनलोड एनीथिंग और अपलोड एनीथिंग, ठीक है। फाइल को डाउनलोड या अपलोड करने के लिए या फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए क्या कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज ऑल्सो यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन 2 कंप्यूटर्स, यानी बेसिक काम तो वही 2 कंप्यूटर आपस कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है इट इज यूज्ड व्हेन used when you want to transfer files from internet। जब हम लोग इंटरनेट पे फाइल्स को ट्रांसफर करने का काम हमको होता है तो वहां पे FTP होता है, और बेसिकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग। फाइल ट्रांसफर का मतलब क्या होगा? डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग। तो जहां पे भी डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग हो रही है तो वहां पे FTP हमारा प्रोटोकॉल यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज
टेलनेट प्रोटोकॉल, टेलनेट बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है। इसका मतलब क्या है? देखिए, आपने बहुत सारे देखे होंगे कि भाई एक कंपनी है जो कोई सर्विस दे रही है, उसका जो सर्विस जिसने परचेज किया है वो कहीं दूर है और उसके कंप्यूटर में कोई दिक्कत आती है, कोई सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत आ रही है, तो कंपनी का जो मेंबर है वो उसके यहाँ पे जाकर के सिस्टम को सही नहीं करता है, जो सॉफ्टवेयर को वहां पे सही नहीं करता है, वो वहीं से कुछ ऐसा कर देता है कि वहीं से बैठे बैठे, यानी दिल्ली में बैठे बैठे, मान लो कोई दूसरी सिटी है लखनऊ, लखनऊ के बंदे का कंप्यूटर का पूरा एक्सेस दिल्ली के बंदे के पास चला जाएगा। ठीक है, यानी दिल्ली से बैठ के उसका कंप्यूटर एक्सेस कर पा रहा है। तो क्या नीड है? दोनों कंप्यूटर्स इंटरनेट में होने चाहिए, तभी ये काम हो पाएगा। ठीक है, तो टेलनेट प्रोटोकॉल की हेल्प से हम लोग किसी दूर के कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं, यानी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। रिमोट का मतलब होता है दूर। ठीक है, तो टेलनेट प्रोटोकॉल की डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। It is the protocol that allow you to access a remote computer connected on the network, यानी किसी दूर के कंप्यूटर को हम लोग रिमोट या किसी दूर के कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। रिमोट कंट्रोल वाला रिमोट नहीं, रिमोट मतलब होता है दूर। फिर से एक बार देख लेते हैं। इट इज द प्रोटोकॉल दैट अलाउ टू एक्सेस अ रिमोट कंप्यूटर, यानी दूर के कंप्यूटर को कनेक्टेड ऑन द नेटवर्क, जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है। ठीक है, अब कौन कौन से ऐसे एप्स होते हैं? लाइक टीम व्यूअर, एनीडेस्क और रिमोट पीसी। ये 3 सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिनको हम लोग यूज करके किसी भी दूर किसी कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं, यानी उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किससे काम हो रहा है? यहां पे टेलनेट, ये तीनों ही प्रोटोकॉल, ये तीनों ही सॉफ्टवेयर आपके टेलनेट प्रोटोकॉल पे बेस्ड है। क्लियर हो गया? चलिए, अब नेक्स्ट हमारा है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या टीसीपी आईपी एंड ये हमारा है। ठीक है, ये पहले भी बार पढ़ चुके हैं। तो क्या काम है इसका? क्योंकि सारे प्रोटोकॉल्स लाइन से दिए, इसलिए मैं यहां पे भी इसको बता रहा हूं। ठीक है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल या टीसीपी आईपी का क्या काम होता है? ऑल कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट कम्युनिकेट्स विद ईच अदर यूजिंग टीसीपी आईपी। क्वेश्चन ये आएगा कि कंप्यूटर आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, तो पहला आंसर होगा टीसीपी आईपी। फिर पूछा गया कि भाई डाउनलोड अपलोड किससे होता है, तो आंसर होगा एफटीपी। वेबसाइट किससे एक्सेस कर सकते हैं, तो एचटीटीपीएस। लेकिन कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किससे हो रहे हैं? बेसिकली सबसे पहला काम हमारा टीसीपी आईपी का हुआ है। फिर टीसीपी आईपी के ऊपर सारे प्रोटोकॉल अलग से काम करते हैं। लेकिन बेसिकली अगर सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट ही नहीं हुए, आपस में कंप्यूटर कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं, तो ना एचटीटीपी चलेगा ना एफटीपी चलेगा, बाकी सारे प्रोटोकॉल्स फिर नहीं चलेंगे। ठीक है, तो टीसीपी आईपी तो हमेशा चलता ही है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, तो इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं पीओपी। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज यूज टू सेंड मैसेज थ्रू ईमेल। जब भी हमारा ईमेल जाता है, यहां पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, मैं इसको नोट्स में सही कर दूंगा। ठीक है, एक्चुअली सेंड नहीं होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो है ये पीओपी प्रोटोकॉल है, वो रिसीव करता है। ठीक है, रिसीव, इसको मैं सही कर दूंगा नोट्स में। क्लियर? तो पीओपी प्रोटोकॉल इज यूज टू रिसीव मैसेज इन अ मेल। ठीक है, जब भी हम लोग ईमेल को रिसीव करते हैं, हमारे पास ईमेल आ रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे, वहां पे क्या प्रोटोकॉल यूज हो रहा है? पीओपी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है दूसरा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी एसएमटीपी। ध्यान दीजिएगा, फुल फॉर्म एसएमटीपी का फुल फॉर्म हो गया सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज यूज टू सेंड मैसेज, ये वाला सही है। तो एसएमटीपी मैसेज को ईमेल के थ्रू भेजने के काम में आता है, पीओपी मैसेज को रिसीव करने काम में आता है। तो दैट्स वाई इन दोनों में डिफरेंशिएट बिटवीन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, दिस इज यूज टू रिसीव एंड दिस इज यूज टू सेंड। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एसएसएच। एसएसएच कह सकते हैं, एसएसएल कह सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कह लीजिए इसको, सिक्योर्ड सॉकेट या सिक्योर्ड शेल। ठीक है, तो सिक्योर्ड सेल क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज सिक्योर्ड सेल और सिक्योर्ड सॉकेट लेयर, एसएसएल। ठीक है, इज अ नेटवर्क प्रोटोकॉल दैट गिव्स यूजर, पर्टिकुलरली सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, यानी यूजर को ही हम लोग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कह सकते हैं। ठीक है, और सिक्योर वे, मेन चीज ये है, इस पे ध्यान देना है आपको, ये सब बता दीजिए। जो मेन चीज है वो ये है। ठीक है, यहां से अ सिक्योर वे टू एक्सेस कंप्यूटर ओवर अ अनसिक्योर्ड नेटवर्क, क्योंकि हमारा जो नेटवर्क है वो बहुत अनसिक्योर है, कहीं से भी कैसी भी हैकिंग हो सकती है। ठीक है,
तो आपको जो भी काम करना है वो अगर आप उसमें SSH यूज कर लेंगे, जैसे HTTP ना यूज करके HTTPS यूज करते हैं, तो सब कुछ सिक्योर हो जाता है। बेसिक काम क्या है सिक्योर सॉकेट सेल का? इट इज यूज टू प्रोवाइड विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन एक्सेस एनीथिंग इन सिक्योर वे, सिक्योर तरीके से, ये हमारा मेन है। और फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा, सिक्योर सेल भी कह सकते हैं, सिक्योर सॉकेट लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज SFTP। ऊपर था हमारा क्या FTP और ये है हमारा SFTP। SFTP का फुल फॉर्म है सिक्योर्ड, अगेन देखो S का मतलब सब जगह सिक्योर्ड ही हो रहा है, ठीक है। तो सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड एज नेम इज सजेस्टेड इज मोर सिक्योर देन FTP। यानी इसका काम भी फाइल को डाउनलोड करना या अपलोड करना ही हो गया, लेकिन ये मोर सिक्योर होता है। FTP और SFTP में डिफरेंस ये है कि काम एक ही जैसा है, सिमिलरिटीज हो गई, और डिफरेंस ये है कि ये मोर सिक्योर होता है FTP के कंपेयर में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट इज प्रोटोकॉल इज SCP यानी सिक्योर्ड कॉपी, फुल फॉर्म हो गया सिक्योर्ड कॉपी, ठीक है। इज अ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल which help in transmitting computer files securely from local host to remote hosting, ठीक है। यानी जब मुझे कुछ अपलोड करना है या मुझे कुछ फाइल्स नेट पे अपलोड करनी है, तो उस जगह हम लोग यहाँ पे, या हम लोग नहीं, वो सिस्टम खुद ही यूज करता है, ठीक है। अगर सिक्योरली कुछ अपलोड हो रहा है तो वहां पे यूज हो रहा होगा SCP। क्लियर है? आई थिंक ये सारे अब प्रोटोकॉल्स आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। ये इतने प्रोटोकॉल्स हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें 110% 2 या 3 नंबर के क्वेश्चंस फुल फॉर्म के फॉर्म में या घुमा फिरा करके आपसे पूछे ही जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। और रही बात नोट्स की, तो अगेन ऐप में जाइएगा, वहां पे सब सारे नोट्स के लिंक हैं, आप वहां पे जाकर के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इस पूरे चैप्टर में जितने मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, ये सारे कंसेप्ट आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। सो इस चैप्टर में इतना ही है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि चैप्टर 2 से रिलेटेड होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।